मेरा जीवन तो सोशल एक्टिविस्ट के तरह पहले से ही रहा है। बचपन से लेकर के हम लोग जब देखे थे, जब पढ़ते थे, उस समय माता पिताओं का ये इच्छा था कि बेटा पढ़ लिख करके कुछ बनेगा, नौकरी चाकरी करेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन हो सकता है भगवान की यही मर्जी हो कि हमें इस क्षेत्र में भेजा, और इस क्षेत्र में भेजने के बाद में लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें दिया। जब कॉलेज के लाइफ में जब हम लोग पढ़ते थे हम यहाँ तो हमारा सिर्फ जन्म कर्म हुआ है, और लालन पालन पढ़ाई लिखाई सब हमारा रांची में हुआ है। और वहाँ से ही अच्छे अच्छे लोग मिले। हमारे बैच में जो लोग थे, बैचमेट थे, वो लोग सेकंड लेफ्टिनेंट तक बने, बैंक में हैं। हाँ, बीपीएससी भी कंप्लीट करके वीडियो वगैरह भी बने। लेकिन हो सकता है भगवान की कुछ अलग योजनाएं रही हो। उस क्षेत्र में भी रहते थे तो झारखंड झारखंड बोलते थे, तो बिहार उस समय था, तो झारखंड आंदोलन में भी कॉलेज लाइफ में तो उस समय उमंग था, उत्साह था। अरे बिहार में हम रहेंगे, झारखंड बोलते हैं तो झारखंड मांगते हैं, देता नहीं है। और मैं तो मिडिल क्लास का था। पिताजी जॉब करते थे वो टाटी सिलो में, तो वहीं हम लोग रहते थे डेरा में ना। घर तो नहीं बनाया, घर तो हमारा यही था। फादर रिटायरमेंट के 1993 में। तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने कहा कि वहाँ रहते थे, तो वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों ने कहा कि अरे भाई इतना दिन आप मेरे साथ रहें, 25 ईयर्स हम लोग टाटीसिलो में गुजारे। तो उनका कहना था कि आप मेरे यहाँ इतने साल से हैं, तो काहे नहीं ये घर बना करके सेटल होकर के इधर ही रह जाते हैं, है ना। तो उधर के लोगों के साथ में रहें। तो फादर, मेरा कहना था, फादर थे पहले से भी एक आर्मी मैन थे, दोबारा जॉब किए वो। तो उसके बाद में कहा, मैं बेटा मैं जीवन भर नौकरी किया हूँ, अब मैं रिटायर कर गया, मैं अब जो कुछ भी करूँगा मैं घर आकर के करूँगा, घर में रहूँगा, यहाँ पर मैं घर नहीं बनाऊँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, अब मेरे साथ आप सब कोई चलो। तो 16 दिसंबर 1994 को हम लोग घर आए। और वही परिवार में हमारे 3 भाई हैं, 2 बहन हैं। तो मुझसे छोटा वाला वो प्रीस्ट है, फादर है, इटली में रहता है अभी, और उधर ही से रांची से वो गया। तब लोगों का ये आशा हुआ, घर के लोगों के, कि भाई ये कुछ करेगा। मैं ही बड़ा था तो, और मुझसे एक छोटा भाई है और 2 बहनें हैं, उसको एक बहन को विदा कर दिया है। तो उस बीच में माता पिताओं का बहुत सारा प्यार मिला। और हम लोग इतने परिवार होने के बावजूद भी, है ना, इतने परिवार होने के बावजूद भी हम भाई बहनों में बहुत प्यार रहता था। हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। हाँ, माता पिता का हम लोग बहुत ही आदर करते थे। इतना इतना तो मालूम था कि अभी उस समय भले भगवान कुछ भी करे, लेकिन घर माता पिता ही हमारा भगवान होते हैं। बोलने से तो अगर देखा जाए तो भगवान तो खैर है ही, लेकिन हम लोग माता पिता को, गुरुजन परिजन जो हम लोगों ने हमको जो सिखाए ना, कि माता पिता ही इस धरती में आपके भगवान हैं। ये तो हमारा बच्चा है, इसका उद्देश्य है, इसको हमने कहा है कि इसको कम से कम फोर्स में भेजेंगे, है ना। और ऐसे जगह पुलिस बनने नहीं, कमांड करने के लिए भेजेंगे। ऐसा मेरी एक बेटी है, नीट लिखी है, नीट का तैयारी की है और नीट लिखी है। हमें आशा है कि नीट अगर करेगी तो उसको डॉक्टरी साइड में भेज देंगे। मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक ये है, बेटी रांची में रहती है। भाई लोग हैं, वो लोग भी टेम्प्रोरी है, जॉब तो नहीं है पूरी तरह से। R&D सेल में काम करता है, लेकिन वो डेली बेसिस में है, रेगुलर है, लेकिन वो सरकारी नहीं है। और मैं तो शुरू से ही सोशल वर्कर रहा हूँ। मेरी पत्नी आंगनबाड़ी सेविका है, आंगनबाड़ी में सेविका के रूप में कार्यरत है। यही हमारा छोटा सा परिवार है। हम लोग संयुक्त परिवार है, रांची में घर है, रांची में भी रहते हैं ना। यहाँ हम लोग मात्र 3 ही लोग रहते हैं। और मेरा फोकस जहाँ तक है बच्चों के प्रति, कि बच्चे पढ़े लिखे और या तो अच्छा रोजगार करें या समाज के लिए अच्छा लीडर बन करके तैयार हो, यही मेरा कामना है। और बच्चे लोग भी साइड में है, प्रयास करके देखना है। और नहीं तो फिर अपना भी रोजी रोजगार बिजनेस करेंगे। हम रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने वाला नहीं, ये मेरा उद्देश्य है। हम रोजगार दें, ना कि लें, ऐसा मेरा मानना है। वैसे ही बच्चों को तैयार करने का प्रयास करेंगे। ईश्वर इस पर आशीष बरसाए, यही कहेंगे।
अब स्कूल के समय में भी काफ़ी एक्टिव थे, और उस समय में भी लोगों का हम यही विचार रहता था कि स्कूल के समय में हम लोग तो हंसने खेलने का दिन था। जब 10th जब तक नहीं किए थे, जब हम लोग के समय में तो 10th क्लास के बाद में ही कुछ सोचने को मिलता था। अभी तो लोग 10th से पहले ही सोचते हैं, लेकिन उस समय हम लोग ऐसे एंजॉय करके पढ़ाई लिखाई को किए हैं। वहीं से लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत दुलार मिला घर के लोगों का। हाँ हाँ, लेकिन वो लोग जो चाहते थे वो उसके अनुरूप हम लोग हम नहीं बन पाए हैं। वो थोड़ा उनका मलाल था, वो मानते थे। लेकिन कभी कभी उदंड होने के बाद में गलतियां भी होती थी, डांट भी खाया है ना। कभी कभी स्कूल नहीं, कभी कभी उदंड हुआ करता था तो छोटा छोटपन में स्कूल नहीं गया था, डंडा भी खाया हूँ मैं घर के लोगों का। और खैर मास्टर मिस्टर तो बहुत मारते थे ना। अभी अगर कोई मार दिया जाए तो अभी तो तुरंत मास्टर मिस्टेस का तो क्या हाल हो जाएगा। हाँ, हम लोग इमली का सोंटा जो होता था उसमें मास्टर का बहुत मार खाया, थेथर का डंडा बोलते हैं, कितना डंडा यहाँ टूट जाता था। उदंड भी थे उस समय तो। अब बड़े बड़े में हम लोग स्कूल गए ना, अभी तो छोटे में 2.5 साल हुआ कि स्कूल डाल देते हैं, हम लोग को तो वही परिस्थिति नहीं था। ये मैं याद करता हूँ, राखो हरि प्रसाद जो हमारे इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे, जब मैं 9th में था उस समय पोएम याद करके नहीं गया, मुझको बहुत मार पड़ी थी। मैं जानता था लेकिन मैं रात को पढ़ के नहीं गया, मुझको बहुत टेतर का सोटी जो यहाँ पर इमली गाछ है ना, उससे मारा, एकदम फूल गया। मैं फादर को बताया कि पापा देखिए ना, मुझको मार दिया वो, मतलब ऐसा पोएम याद नहीं किया था तो हमको टीचर ने मारा। अच्छा किया ना, वो बोले कि अच्छा किया, तुम गलती किया तो उसका पनिशमेंट तो तुमको मिलना चाहिए, अच्छा किया। और अभी के परिवेश से देखने से तो क्या से क्या हो जाता ना, पूरा यहाँ पूरा राइट हैंड में था, यहाँ एकदम पूरा निशान आ गया ना। तो फिर बोला, उस दिन से मैं कान पकड़ा, आज के बाद अगर कोई भी होमवर्क मिलेगा सबसे पहले उसको पहले करूँगा, जो याद करने के लिए दिया जाएगा मैं सबसे पहले उसको याद करूँगा। ये मेरे एकदम, ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ इसको। और वो हमारे इंग्लिश टीचर थे राखो हरि प्रसाद, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्हीं के मार के द्वारा हम आगे जा कर के अच्छा किए। कॉलेज में आया, मैट्रिक वगैरह सब करने के बाद कॉलेज में आया, तो कॉलेज में तो ऐसे ही लोगों का जमावड़ा मिला है ना। कुछ अच्छे लोग भी मिले, कुछ बुरे लोग भी मिले, बात है। जब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद फिर तो मेरे घर वालों का कहना था कि भाई आपको नौकरी करना है तो नौकरी करने के लिए तो पढ़ाई करना होगा। तो मेरा एक दोस्त था गोरखनाथ सिंह मुंडा है ना, वो सोना हाथू का था। तो उनके साथ में हम लोगों ने बैंकिंग का तैयारी किया, बैंक का किया। पहले तो पीओ का तैयारी करते थे, बीपीएससी का भी तैयारी करते थे, चूँकि हम कॉमर्स पढ़े हैं इसलिए चलो भाई बैंकिंग साइड में जाना। तो पता नहीं ईश्वर को क्या मर्जी है, तो उधर ही जब थे तो जब हम लोग बैंक का एग्ज़ाम लिखे, ओरल के लिए उसको पटना बुलाया गया, मैं भी क्वालिफाई किया था। तो मैं घर आ गया, जैसे मैं बताया कि 16 दिसंबर 1994 को घर आ गया, तो कॉलिंग लेटर मेरा टाटी लग गया। तो लोग मुझको नहीं बताया, और पियून को भी मैं बोल के नहीं आया था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मेरे चिट्ठी को यहाँ कर दिए। तो ऐसे करते करते वो लड़का गया, उसका जॉब हो गया, वो अभी बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में वो कार्य करता है यार, अभी प्रोमोटिव मैनेजर हो गया है। तो मैं तो छूट गया उस समय। फिर झारखंड आंदोलन चरम सीमा पर था, तो आजसू उस समय आजसू हुआ करता था, सूरज सिंह बेसरा के नेतृत्व में, प्रभाकर तिर्की के नेतृत्व में। और ये तो स्वदेश तो बाद में आया ना। उस समय हम लोग जब थे कॉलेज के लाइफ में तो लोगों को जुलूस आता था, इधर से देहात से भी जाते थे लोग, हमारे घर तरफ से भी जाते थे। हम लोग तो शहर में रहते थे, अरे कहाँ जी कहाँ आ रहे हो, नहीं तो हम लोग झारखंड आंदोलन के लिए मांग कर रहे हैं ना। तो हम लोग भी उस समय आजसू ज्वाइन किया, हम लोगों ने आजसू ज्वाइन किया, मतलब कॉलेज लाइफ में तो आजसू ज्वाइन किया। फिर उसके आंदोलन में हम लोग साथ में हो गए। साथ में होने के बाद में बहुत, उसके बाद में फिर बाद में जेएमएम उस क्षेत्र में आया, तो उनके साथ भी हम लोगों ने मिल करके काम किया। झारखंड आंदोलन के लिए बहुत सारा काम किया हम लोग, बहुत सारा वगैरह, आर्थिक नाकेबंदी वगैरह 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 सारा चीज़ों में किया। वो तो रांची की बात है। ठीक जब 94 को आया, तो 94 को ये भाई लोग है, 94 को आया तो जब देख रहा है तो इधर कोयल का मोमेंट स्टार्ट हो गया ना। 94 से ही सुखबुहाट शुरू हो गया, ऐसे तो पहले से ही था, 94 में शुरू हो गया। तब 94 के दिसंबर काल में एकदम बराबर अखबार में आने लगा कि भाई ये कोयल कारो परियोजना बनेगा। उस समय तो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते थे, और पीवी नरसिंह हरा प्रधानमंत्री थे।
तो उनका कहना था कि नहीं, कोयल कारो परियोजना को तो बनाना पड़ेगा, जो कल कारखाने बनेंगे तो बिजली तो हमको चाहिए, और बिजली तो सरप्लस चाहिए, इसलिए उसको बिजली को बनाना है, हमको तो डुबाना है, बिजली दूसरे को देना है। तो यहाँ आने के बाद में बैठक हुआ करता था 1994 में। कोयल कारो परियोजना वही शुरू होने वाला था। वो तो ऐसे तो शुरू से पहले से ही था, 1977 में ही ये हमारा कोयल कारो संघर्ष समिति बना और कोयल कारो जनसंघर्ष समिति बना। कोयल क्षेत्र वाले लोग कोयल में आंदोलन करते थे, कारो क्षेत्र वाले लोग कारो में आंदोलन करते। जब दोनों नदियों के संगम पर जब यह डैम बना है तो यहाँ पर बिरसू सिंह एक प्रमुख हुआ करते थे कमडरा में। उनके नेतृत्व में यहाँ पर सोमाजी राजा जी लोग के नेतृत्व में जाकर के कमडरा में मीटिंग किया गया। और जब दो नदियों के संघर्ष में अलग अलग संगठन था, उसको एक जगह मिला दिया, कोयल और कारो। कोयल एक नदी है और कारो एक नदी है, तो दोनों को मिला करके कोयल कारो और लोगों का संगठन, इसलिए जन संगठन लोगों ने बनाया। और उसके अध्यक्ष तो हमारे स्वर्गीय मोजेस गुड़िया जी थे, उनके नेतृत्व में ही हुआ था। तो इस क्षेत्र में जब मैं आया तो लोग मुझे पहले से भी पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे तो जानकारी थे। तब 16 दिसंबर जब 1994 को मैं आया तो उस समय पीक आवर में था यह आंदोलन, कि सरकार भी बनाने की पक्ष में थी, बिहार सरकार और केंद्र सरकार। और अब भूमि भी अधिग्रहण कुछ कुछ जगहों पर राज्य सरकार ने किया था, जैसे एनएचपीसी भूमि अधिग्रहण करके दिया ही, उसको एनएचपीसी बना दिया। तो उसी तरह जब यहाँ आए तो लोग देखा कि भाई मैं विचार अच्छा देता था, उधर भी था, आंदोलन में रहा था, तो पढ़ाई लिखा करता था, तो थोड़ा उस समय तो था कुछ। जब मैं मीटिंग में था कोयल कारो जन संगठन की बैठक में, राजा पौलुस गुड़िया जी कालेट वाले वो हमको लेके आए। तो यहाँ का एक जेम्स गुड़िया है, वो हमको लेके जाता था, अरे चलो, अरे तुम रांची में रहते हो, कम से कम तुम्हारे जैसे लोगों की तो आवश्यकता है यहाँ पर, चलो अच्छा विचार भी देते हो। तो हमको लोग हमको मीटिंग में लेते गया। तो विचार देखा गया। मुंडारी मैं नहीं जानता था पहले ना, उधर तो इधर था इसलिए भूल गया, अभी तो फराटेदार बोलता हूँ। तो उसके बाद बोलता हमको बोला, अरे विजय तुम दो शब्द दो ना, विचार अच्छा विचार देते हो, तुम लोग तो उधर कॉलेज में रहा है, इधर उधर घुमाए हो, तुम लोग आंसू आंदोलन में भी रहे हो और भी अन्य जगह में रहे हो, तो विचार मैं देता था तो लोग ये सोचते थे कि अरे ये तो बढ़िया विचार देता है। तो वही राजा पौलुस गुड़िया कालेट वाले, अभी नहीं है, दिवंगत हैं, तो वो हमको बोले कि नहीं, इसको चलो इस क्षेत्र में गुटू हाथू का इसको प्रतिनिधि बना दो भाई। तो मुझे गुटू हाथू का प्रतिनिधि बना दिया गया। उस समय बोलने से तो कमांडर बोलते थे ना, अभी तो खैर उसको हम लोग प्रतिनिधि बोल दिया, उस समय हम लोग इसको गांव का कमांडर बना दो, मतलब वैसा वाला नहीं, लेकिन गांव जनसंगठन का कमांडर। तो यही लोग, ये वासवी लोग, ये लोग दयामली लोग बराबर आती थी ना। और एक जेराल्ड एक ठो था पत्रकार लंगड़ा, वो भी, और मेघनाथ लोग लोग। तो बोला अरे कमांडर, अरे इस समय नहीं बोलेगा जी, उधर वाला है बोल करके। उस समय तो मोमेंट था तो नहीं बोला था। बाद में फिर वैसे फिर जनसत्ता में लिखती थी ये वासवी, वो भी बहुत सारा आंदोलन में हमको हाईलाइट की, वो भी ना कमांडर। तो फिर कहीं से कोई हमको फ़ोन किया यार, मेरा दोस्त लोग, अरे यार तेरा तो जनसत्ता में बहुत छपता है जी, क्या क्या इंटरव्यू वगैरह सब, तुम कमांडर बन गया का? बोले अरे वैसा वाला नहीं बने हैं यार, वो वाला मत समझो। बोले हम कोयल कारो जनसंगठन है ना, उसका गांव का हमको कमांडर बनाया, और गांव को हम लीड करते हैं, बोले इस गांव को, गुटू हाथू को। तो फिर बाद ऐसे करते अच्छा विचार देने लगे। तो विचार जब अच्छा लगा तो देने के बाद में हमको लोग एकदम वहाँ घसीट करके और जगह में बना दिया। तो उसमें हमको महासचिव बना दिया, कमांडर बना दिया। तो बहुत सारा उधर काम भी करते थे हम लोग, इस तरह करते थे। तो कमांडर का जनसत्ता में जैसे वासवी बराबर लिखती थी, वासवी और दयामनी एक महीना इधर आकर के हम लोग के बीच रहते थे ना, ये घर में वो घर में, इनके घर में उनके घर में। हम लोग एक कहने से तो उनको 6 महीना इधर ही रहते थे ना, वो घर छोड़ देते थे उस समय। आज जो लोग हैं तो ये आंदोलन के उपज ही हैं वो दोनों, चाहे वो आप दयामनी बारला को बोलिए या फिर वासवी को बोलिए। अब मेघनाथ जी लोग तो खैर वो तो आप ही की तरह, वो लोग तो वीडियोग्राफी करते तो आते थे। मेघनाथ हुआ, बीजू टोप्पो हुआ, है ना, सुनील मीन्स हुआ, ये लोग आते थे। यही के उपज है वो लोग, है ना। और यहीं से उन लोगों ने सीखा है हमारे बीच से, चाहे सोमा जी के माध्यम से, राजा पौलुस के माध्यम से, चाहे हम लोग के माध्यम से। हम लोग तो उनको एक घर परिवार की तरह हम लोग मानते थे ना। वो घर में आए तो उनके लिए घर है ना, घर छोड़ देते थे। तब अच्छा विचार देते थे, राजा पौलुस जी हमें बनाए। 1995 में यह आंदोलन चरम सीमा पर था कि 1995 यदि हम अगर आंदोलन नहीं करते तो हो सकता था ये कोयल कारो परियोजना बन गया होता। उसके बाद क्या होता हो तो भगवान भरोसे।
देखे कि अच्छी अच्छी तरह से हो रहा है, तो जगह जगह में हम लोग मीटिंग किए। उस समय जैसे हमने कहा कि मेरा हम लोगों का नेटवर्क बहुत अच्छा था। उस समय फ़ोन भी नहीं था, बहुत कम फ़ोन था, है ना, PNT हुआ करता था, है ना, और अगर मोबाइल बोलने से तो बहुत कम था, लेकिन हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा था। मेरी ड्यूटी कि आज अगर कल की मीटिंग करनी तो आज मुझे किसी भी समय दूसरे गांव को जाना है, और फिर वहाँ के लोगों को लेकर के फिर वो दूसरे गांव जाएंगे, और वो उसको लेकर के वो दूसरे गांव जाना है। कल अगर 11 बजे है तो उससे पहले उसके पास सूचना पहुंचना है, और उनके साथ में वो नेतृत्वकर्ता के साथ में 10, 20, 50 लोग भी आना है, और वो भी नहीं, महिला और पुरुष दोनों, है ना, महिला पुरुष दोनों। और दोनों जैसे हम लोग जैसे पहले ही बताएं कि खाना खाने के लिए अपना एक मुट्ठी चावल हम लोग लेते थे, वहीं पर पका करके खाते थे, फिर आंदोलन सुबह, फिर काम करना। 95 के समय तो अभी जैसे अभी मई हो गया, जुलाई अभी अब तो इधर धान सब रोपना शुरू हो जाएगा, गोड़ा सब लगाना कुछ दिन के बाद में शुरू हो जाएगा, गड़ा धान सब शुरू हो जाएगा। उधर दिन को काम भी करना है और रात को मीटिंग करना है, यही था। तो वही देखते देखते तब 1995 में PV नरसिंहा राव कहा कि भाई ये कोयल कारो बनना चाहिए। लालू प्रसाद जी ने कहा कि ठीक है बनना चाहिए, लेकिन हमारे आंदोलन को देख करके हमें लगता है कि विजिलेंस का रिपोर्ट रहा होगा उस समय भी, काहे कि हम लोग काफ़ी मात्रा में जमा होते थे, रात रात मीटिंग करते थे ना, और दिन को काम भी करे तो झुपकी लग रहा है काम करने समय, फिर भी चलो शाम को फिर मीटिंग में जाना है। फिर थोड़ा फ्रेश होकर के 1 आध घंटा फ्रेश होकर के शाम को 5 बजे फिर हम लोग निकल गए। 5 बजे हम लोग फिर निकल गए, घर को छोड़ दिए, जहाँ जाना है वहाँ पैदल चलना है ना। मोटरसाइकिल तो बाद में आया, हम लोग तो पहले साइकिल में चलते थे और पैदल चलते थे ना। ये लोग भाई लोग जानते हैं, पैदल चलते थे जहाँ कहीं भी हो, है ना। तो 95 में फिर आगे कुछ दिन चलते चलते PV नरसिंहा राव घोषणा किया कि नहीं, कोयल कारो परियोजना को हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। और फिर बोला कि बिहार सरकार को तो फिर जमीन अधिग्रहण करके देना था केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है। तब फिर जब वैसे 95 का ये दौर चला तो फिर बहुत जोर था, ये भी था, ये भाई लोग हम लोग रात रात को दिन को हम लोग काम करते थे, रात को मीटिंग करते थे। 1 पावा चावल लेना है, इतना खाने के लिए प्लास्टिक में डाल करके, जहाँ मीटिंग होना है वहाँ खाना पकाना है, और उसके बाद में दाल वही के लोग देते थे, और दाल भात खा लेना है, और नहीं तो माड़ो भात खा लेना है ना, और दिन को फिर काम करना है, फिर शाम को फिर मीटिंग। तो वही जोर था। तो तय हुआ कि 5 जुलाई 1995 को PV नरसिंहा राव आएंगे कोयल कारो परियोजना का शिलान्यास करने के लिए। तो जैसे हम लोग को अखबार में मालूम चला, पूरा क्षेत्र में और भी सारे साथी संगठन के लोग थे, काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है, उनको भी धन्यवाद, काफ़ी उन्होंने सहयोग किया। तो इसलिए तब हम लोग देखे कि भाई आना है, तारीख तय हो गया है, तो फिर मीटिंग सीटिंग पूरी तरह से जोर हो गया। और जोर होने के बाद में फिर हम लोग रात को दिन को नहीं सोते थे, और फिर हमारा माध्यम था डुगडुगी बजाना। हो डुगडुगी वजह से एक गाँव के लोग दूसरे गाँव के तीसरे गाँव के लोग चौथे गाँव जाएंगे। और उस समय इतना हमारा नेटवर्क था, उस समय फ़ोन बहुत कम था, बहुत सीमित लोगों के पास उस समय फ़ोन था। तब फिर वैसे ही हम लोग का नेटवर्क चलता रहा, रात को भी मीटिंग किए। पौलुस राजा, मैं याद करता हूँ, पौलुस राजा जो थे उनके घर में हम लोगों ने मीटिंग किया, यह शिलान्यास होने से पहले रात भर मीटिंग की। उस समय लाइट भी नहीं था, पेट्रोमैक्स जला करके हम लोग मीटिंग किए रात भर वहाँ। तब फिर 5 तारीख के बाद में ये पता चला कि 3 तारीख के अखबार में हम लोगों ने देखा सुना, उस समय तो अखबार भी बहुत कम आता था, सीमित। पता चला कि NKP सालवे उस समय ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया कि कोयल कारो परियोजना का शिलान्यास अभी नहीं होगा, स्थगित किया जाता है, इसकी तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उनका कहना था कि अरे 5 तारीख को जब शिलान्यास का घोषणा किया, प्रधानमंत्री नहीं आ रहे तो क्या होता है, मैं जाकर के वहाँ शिलान्यास करूँगा, ये उनका कहना था। तो हम लोग 3 तारीख के अखबार में देखे, 4 तारीख को फिर मीटिंग की है हम लोग। जहाँ अगर वो आएगा तो भाई बड़े लोग हैं, वो लोग हेलीकॉप्टर से आएंगे, वो लोग तो शायद सड़क मार्ग से नहीं आ सकते, हेलीकॉप्टर से आएंगे। तो हम लोगों ने ऐसा किया, इस क्षेत्र में जितने भी खाली जगह थे ना, सब जगह काला झंडा हम लोगों ने लगा दिया, काला झंडा लगा दिया, और जो भी आएंगे तो काला झंडा दिखाएंगे ऊपर से भी। और इस जगह जगह में जहाँ हेलीकॉप्टर उतरने का था, वहाँ से जगह पर हम लोग झंडा लगा के भर दिए। तब 4 तारीख के अखबार में आता है, यह 4 तारीख के अखबार में आता है कि किसी कारणवश ये कोयल कारो परियोजना का उद्घाटन नहीं होना है, ये इसकी तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी, बाद में हम इसको उद्घाटन करेंगे। तब जब हम लोगों ने 4 तारीख को फिर बैठक किया वकालत में, और वहीं पर तय हुआ कि जब ये लोग कहे हैं तो इनके बातों का हमको भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है कहीं से भी ये लोग शिलान्यास कर दें, जैसा अभी चल रहा है ऑनलाइन।
तो उस समय तो नहीं था, लेकिन हम लोग को यह शंका था। तब हम लोगों ने ये तय किया रात को, कलेक्ट में बैठक हुई कि हम लोग एनएचपीसी, उस समय आ गया था 1980 में एनएचपीसी आ गया था। और जब पहले पहले कोयल कारो परियोजना को तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को बनाना था। जब वो नहीं सकी तो उसके बाद में इन्होंने 1980 में एनएचपीसी को लाया और उसको सुपुर्द किया भारत सरकार को, नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन को। तब फिर 77 में पुल बना, उधर यहाँ काम भी शुरू होता था। चूंकि यहाँ पर ये डैम बनना है, लोहाजिमी में जो डैम बना है सोमा जी के घर उसके ऊपर से होगा। सोमा जी का घर नहीं डूब रहा है, उसके ऊपर से वो डाइक लाइन होगा, भी आकार का बनेगा, विक्टर शेप का वो डैम बनेगा। कालेट के यहाँ पर पहाड़ में उसको लाइन किया जाएगा और वो चुतरू बोलते हैं वो लाइन होगा। तो वही 34.7 किलोमीटर वो कैनल की लंबाई है। और 100 जरीब, मैं अमीन तो नहीं हूँ, लेकिन 100 जरीब वो चौड़ाई होगी नहर की। और वो पानी वहाँ से गिराया जाता बस या तेतरा से यहाँ कोचा में, और यहाँ 55 मीटर बनता और वो 50 मीटर में पानी होता। और यहाँ से 3 मौत का कुआं जिलिंग सेरेंग से होता और 2 वहाँ से कैनल निकलता। और तब जा करके वहाँ लुपुंकिल में बिजली उत्पादन होता 710 मेगावाट, और यहाँ रायटोली में 20 मेगावाट होता। तो 700 मिला करके 10 और 30 मेगावाट बिजली उत्पादन करें। और हमें बिजली नहीं मिलना था, ये बिजली बाहर को जाना था, है ना, पिकावर में ना। यानी कि बिजली को कमी को पूरा करना है, जो औद्योगिक घराने के लोग हैं उनको ये बिजली देना है। हमको तो कुछ नहीं, हम तो यहाँ डूब जाते, पता नहीं कहाँ रहते नहीं रहते। हम लोग को तो पता भी नहीं होता कहाँ कहाँ जगह में हम लोग चले जाते हैं। बिजली तो नहीं था, बिजली तो बाद में, काहे कि हम लोग बिजली का तो विरोध कर रहे हैं कि बिजली बत्ती कब हुआ, बिजली बत्ती कब हुआ, हाँ, डिबरी बत्ती अब हुआ। मतलब बिजली की बत्ती को नहीं चाहिए, डिबरी का बत्ती ही मेरा है। तो स्लोगन दिए थे तो हम लोग को कहाँ यहाँ मिलेगा, बिजली तो नहीं था हमारे पास, हम लोग बिजली का विरोध कर रहे हैं ना। बाद में खैर मिला सुविधा तो हम लोग ले लिए, लेकिन हमारा स्लोगन यही था, बिजली बत्ती कब हुआ, डिबरी बत्ती अब हुआ, है ना। तब फिर ऐसे ही रात रात को पेट्रोमैक्स बत्ती सब जला करके, बैटरी वगैरह होता था तो हम लोग बल्ब सब लगाते थे जल मिट्टी का। एनएचपीसी जब आई तो एनएचपीसी का कहना क्या था कि ये कोयल कारो परियोजना के द्वारा 20 गांव डूबेंगे और 22 गांव आंशिक रूप से डूबेंगे। एनएचपीसी कहती थी दोनों साइड को मिला करके, कोयल साइड और कारो साइड को मिला कर। तब जब हम लोगों ने जब अपने से सर्वे किया, हमारे लोग भी तो थे, सर्वे लोग किए, तो हम लोग कहते 256 रेवेन्यू विलेज, 256 रेवेन्यू विलेज इसको बनने से वो जलमग्न होना था। 55,000 हेक्टेयर जमीन चली जाती है, सिंचित जमीन, 55,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित जमीन डूब जाती ना। और इसको बनने से 132 सरना डूब जाते, 300 ससंदरी, हरगड़ी, मसना सब डूब जाते, है ना। चर्च, गिरजा, मंदिर वो दो अलग बात है, लेकिन ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर वो हमारा ये चला जाता है। और ये बोलते हैं कि 20 गांव डूबेंगे, 22 गांव आंशिक रूप से। यहीं पर हम लोग का विवाद हो गया और हम लोग उनको बताते रहते थे। और आबादी कम से कम उस समय 1995 में लगभग 2 लाख, और अभी तो 3 लाख से ऊपर आबादी हो जाएंगे अगर ये बनता है तो हम लोगों का ये सूत्र था कि आप हमारी जो जगह जमीन हमारे पुरखे लोग जो बनाए हैं, आप उसको हमको एज इट इज छोड़ दीजिए। विकास अगर नहीं भी करेंगे तो हम लोग जैसा करना होगा हम लोग जी लेंगे। मैं आपको एक बात और मार के बोल बात बता रहा हूँ, इस क्षेत्र में आप लोग अपनी बेटी को नहीं देना चाहते थे ब्याह करके। क्यों? दे देंगे तो इसका घर तो डूबने वाला है, कल परसों तो डूब जाएगा, मेरे बेटी को क्या खिलाएगा, ये नहीं देते थे ना। इधर से लोग बेटियां ले जाते थे ना, ऐसी मानना था। अब तो खैर ये तो इस क्षेत्र में आप देते हैं, अब तो ये तो लगभग ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन कौन सा सरकार आएगा बनाएगा नहीं जानते हैं। तो ये है कोयल कारो का इश्तेहार, इसमें बहुत सारे हैं। तो ये सब 95 के बाद चलता गया। झारखंड अलग हुआ 2015 नवंबर 2001 को। विंसेंट लकड़ा कोनबीर नया टोली के और एक्साइसेस में काम करते थे, उनके द्वारा जनहित याचिका दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब दायर किया गया था, उसमें जजमेंट में हमारे पक्ष में आया था, है ना, 84-85 आसपास में। तो उसमें कहा गया था यदि उनकी संस्कृति, परंपरा, सरना, धरोहर अगर आप करके दे सकते हो और वहाँ की जनता अगर चाहती है, उससे संतुष्ट होती है, तभी आप वो परियोजना को बना सकते हैं। लेकिन उसकी संस्कृति के बारे में तो बहुत अच्छा लिखा गया। तो वही संस्कृति बोलने से तो हमारा जो सरना है, ससन है, कहाँ बनाएगा? वो तो नहीं बना। सरना तो ऐसे झुरमुट में थोड़े बनेगा, उसमें विधि विधान है, हाँ,
उसके बाद में रंगवा मुर्गी लगता है, वहाँ लोग पूजा करते हैं, वो मानेगा तो होगा ना सरना। किसी का झुरमुट बोल देने से तो सरना तो नहीं होगा। ससंदरी जैसे बताया कि वो तो नहीं बना सकता, वहाँ पुरखों की हमारी हड्डी गड़ी हुई है, तो वो हड्डी को कैसे उठा के ले जाएंगे, तो वो तो अपवित्र हो जाएगा, तो हमारे कुल देवता नाराज नहीं हो जाएंगे। तो यही सब था। इस समय बहुत एनएसपी से जब था उस समय बहुत डायलॉग हुआ है, यहाँ के जो मैनेजर लोग थे उसके साथ में, नहीं बना देंगे बोलता था लोग, ऐसे कर देंगे, सरना भी बना देंगे ना, ससंदरी आपको उठा के दे देंगे। अरे कहाँ से उठा के दे दोगे? तो हम लोग उनको बोलते शरद चंद्र राय का पढ़ो पुस्तक, उसमें क्या लिखा हुआ है आपको पता चलेगा बोलते हैं। तो फिर बोलते थे अच्छा कुछ तो पढ़े लिखे डीसी लोग थे, नहीं आप लोग तो ये तो ठीक है बोल रहे हैं, कैसे बना देगा कोई सरना और ससंदरी बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो यही सब लेकर के फिर हमारे पक्ष में जो हुआ, तो ये भी एक हमारा आधार हुआ। और दूसरा चीज़ ये आधार हुआ हमारा हुआ कि एनएचपीसी को हम लोगों ने कहा था कि उन्होंने कहा था मैं आपको मॉडल विलेज बना कर दूंगा। तो मॉडल विलेज बनाने के दूर तो वो तो कुछ एक टीन का डब्बा भी नहीं बना के दिया ना। तो उनका कहना था, जब 16 सूत्री मांग भी हम लोगों ने दिया था इस क्षेत्र में, इसी में कुछ लोगों ने यहाँ पर सर्विस किया, और उसमें ये था कि हमारी परंपरा, हमारे धरोहर, हमारी संस्कृति आप हमको बना के दीजिए, है ना। और मॉडल विलेज का रहे तो मॉडल विलेज आप बना के दीजिए। तो हमारा यहाँ कोचा एक जगह है, कोचा, तो एक कैनल जो होगा यहाँ 2 डैम बनेगा। लोहाजी में जो बनेगा वो 55 मीटर हाइट होगी, और जो तेतरा बसिया में जो बनेगा उसकी ऊंचाई 44 मीटर है। 44 मीटर का पानी कैनल होगा 34.7 किलोमीटर वहाँ से तेतरा से, और वो किनारे किनारे होकर के यहाँ पर कोचा में गिराया जाएगा वो पानी को। तो कोचा तो पूरी तरह से जलमग्न। तो हम लोगों ने कहा था कि कोचा को आप मॉडल विलेज बना करके कमड़ा में दे दो, वहाँ भी नहीं किया। और तेतरा को बसिया में बसा के दे दो उधर कोयल क्षेत्र में, वो भी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि आपका आश्वासन झूठा पुलिंदा है, आप झूठ मूठ का हम लोग को काहे परेशान करते हो। अब हमारा एक ही सूत्री मांग है कि कोयल कार्य परियोजना को मत बनाओ, अगर देना चाहते हो तो ये कोयल कार्य परियोजना का सदा के लिए समाप्त करो और इसकी घोषणा कर दो। 95 के बाद से हम लोग कोयल कार्य जन संगठन हर वर्ष 5 जुलाई को संकल्प सभा करता था। और संकल्प सभा इसलिए कि किसी भी सूरत में, चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे मेरी ही सरकार क्यों ना हो, कोयल कार्य परियोजना को बनने के लिए हम लोग 1 इंच जमीन नहीं देंगे। इसमें हमारी संस्कृति चली जाएगी, है ना, परंपरा खत्म हो जाएगा, हम अन्य जगह में चले जाएंगे। क्योंकि ये क्षेत्र हमारा एक भूंयरी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सरना है, ससन है, हड़गड़ी है, मसना है, वो सब तो विलुप्त हो जाएगा ना। लोग बोलते हैं हाँ सरना ससन एक जगह से दूसरे जगह स्थापित नहीं किया जा सकता है, और ये सरकार कहती है कि हम आपको बना के देंगे। चर्च बन सकता है, गिरजा बन सकता है, गुरुद्वारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन सरना और ससन कैसे बन सकता है? ये तो स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसकी एक परंपरा मानना है, ससंदरी वैसे ही लोगों का बनाया जाता है जो लोग नेचुरल डेथ करते हो। नेचुरल डेथ जिनका हुआ है, आकस्मिक मृत्यु वाले को नहीं दिया जाता है। कोई सांप काट लिया, कोई एक्सीडेंट होकर के मर गया, उनका हम लोग ससन नहीं बनाते, नहीं चढ़ाते हैं। चाहे अगर वो हमारे भाई असम में क्यों ना हो, उसका ससन वैसी जगह पर होगा जहाँ की भूंयरी जमीन है। और ये भूंयरी जमीन कोड़ छोप छाप करके हम लोगों के पुरखों ने बनाया है, वो हमारा प्रोटेक्टिव एरिया है कहना चाहिए, इसीलिए उसको हम लोग भूंयरी बोलते हैं ना। और खुटकटी क्षेत्र में वो लोग काट छोप करके बनाए, वो लोग कभी सरकार को लगान नहीं देते हैं। हम लोग भूंयरी क्षेत्र है इसलिए लगान तो देते हैं, लेकिन जहाँ ससन बनाना है, जहाँ ससन को स्थापित करना है, जहाँ पत्थल को गाड़ा जाता है, वो हमारा भूंयरी जमीन ही होगा। रैयती प्लॉट में हम उस ससंदरी को नहीं लगा सकते हैं, ये ऐसा प्रावधान है। अगर कोई आसाम से भी मर गया है तो उसकी ये अंगुली, कानी अंगुली को वहाँ से खोद करके निकाल करके लेके लाया जाता है और कब्र से, और फिर वहाँ विधि विधान के साथ चुपका में लाते हैं और फिर यहाँ पर स्थापित करते हैं, उसको विधि विधान से करते हैं। और जिस पत्थर को उसके ऊपर रखना है, लगाना है, उसकी ये मान्यता है कि अगर वो 2 किलोमीटर से क्यों ना हो पत्थर, हम लोग उसको ढोके लाते हैं। अब तो लोग सुविधा के चलते ट्रैक्टर में लाते हैं, उसी जगह पर गिरा देते हैं, लेकिन ऐसा पहले का मानना था कि चाहे वो 2 किलोमीटर से क्यों ना, उसको ढोके लाना है और उस पत्थर को कहीं पर भी रखना नहीं है। अगर रखने से फिर वो अपवित्र हो जाता है, फिर उसको पूरी तरह से नए विधि विधान के साथ उसको शुद्धिकरण करना होगा, तब जिस जगह स्थापित करना है वहाँ पर हम लोग उसको लाते थे। तो इस तरह का धारणा था, और वही भूंयरी जमीन होता था, और उसको फिर पूरी विधि विधान के साथ में करते हैं, और साल में एक बार हम लोग उसको याद करते हैं अपने पुरखों को। जब 1995 में
हमें याद है पूरी तरह से NKP साल्वे जब ऊर्जा मंत्री थे तो 3 जुलाई के अखबार में आता है कि किसी कारणवश प्रधानमंत्री इस कोयल कार्य परियोजना का शिलान्यास करने के लिए तोरपा नहीं आएंगे, चाहे लोहाजुमी नहीं आएंगे। तो फिर जैसे ही उनकी घोषणा हुई, फिर लालू प्रसाद यादव जी उस समय तो थे ना, वो मुख्यमंत्री उस समय पीक आवर में थे, नहीं वो नहीं आते तो क्या बात है, मैं बिहार मेरा है, राज्य है, मैं जा करके वहाँ शिलान्यास करूँगा। तो 4 तारीख को अखबार में भी आया कि जब फिर विजिलेंस जोर हो गया, जैसे ही हम लोग को अखबार में मिला ना कि ऐसा आ रहे हैं, हम लोग और पूरा तेज हो गए ना, पूरी तरह से सब गांव में एकदम पूरा रात मीटिंग हो गया, कोई रात जगा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, रात बिताने के लिए लोग कहीं कहीं पर तो नाच गा रहे हैं ना, रात जागना है ना, तब सुबह नहीं तो पता नहीं रात को कब आ जाएगा, क्या होगा। तब फिर ऐसे ही करते करते जब दोबारा जब प्रधानमंत्री के साथ लालू प्रसाद यादव जी का भी स्टेटमेंट आता है 4 तारीख को, तब फिर 5 जुलाई को तो घोषणा होना था। तब फिर हम लोग रात को ही कालेट गांव में मीटिंग किए। राजा पौरुष जी हमारे गुड़िया पढ़ा के राजा भी थे और वो हमारे अध्यक्ष भी थे मोजेस गुड़िया के जाने के बाद। तब फिर वहीं पर निर्णय किए कि नहीं हो सकता है ये लोग का कोनो ठेकान है, तो NHPC तो तोरपा में है, NHPC में आएगा, फिर वहाँ से शिलान्यास कर देगा, बोलेगा कोयल कार्य का शिलान्यास हो गया। तब फिर हम लोग निर्णय किए रात को कि नहीं, हम लोग को NHPC जाना चाहिए। पैदल जाएंगे, कैसे जाएंगे, पैदल जाएंगे, कोई गाड़ी लेगा नहीं लेगा, कोई साइकिल लेगा नहीं लेगा, पैदल चलना है। जब पैदल जब हम लोग गए तो सुबह से ही एकदम हम लोग 6 बजे से कोई रात को ही खाना पक गया, प्रत्येक घर में रात को ही खाना पक गया। उस समय कटहल का समय था, अभी 1 महीना के बाद में जुलाई में कटहल पक जाता है। कटहल सबको ढो करके पका हुआ कटहल ले जा रहे हैं, कोई कटहल को भाप के ले जा रहा है ना, कोई मड़ुआ रोटी बना के ले जा रहा है, कोई क्या रोटी बना के ले जा रहा है। अब बच्चे उस दिन इस क्षेत्र में हम लोग स्कूल बंद, हमारे क्षेत्र के लोग स्कूल गए नहीं, स्कूल बंद हो गया उस दिन 5 जुलाई को 1995 को स्कूल बंद, स्कूल खोले कोई नहीं गया। और हम लोग का एक ही उद्देश्य था, छोटा छोटा बच्चा, इतना छोटा छोटा बच्चा भी पैदल चला है, छोटा बच्चा तो गोदी में लेकर के इधर पीठ में बांध लिए हैं और फिर चल रहे हैं। तबकरा में हम लोग जमा हुए। कहना चाहिए कि 30 किलोमीटर से लोग रनिया के उधर से बलंकेल बोलते हैं उससे आगे तक, हमारा डऊ बलंकेल बोलते हैं उससे आगे तक का, रायटोली तक आदमी लोग यहाँ आया और जमा हुआ वही जो शहीद स्थल तबकरा में है। फिर वहाँ से हम लोग पैदल गए, लगभग 30 किलोमीटर पैदल जाना और 30 किलोमीटर पैदल वापस आना। वहाँ सभा शुरू हो गई दियाकेल NHPC बगीचा में, वहाँ सभा शुरू हो गई। उस समय हमारे विधायक NE होरो साहब होते थे, नीरल NM होरो, उन्हीं के नेतृत्व में। JMM के 16 विधायक थे, 16-17 विधायक थे, वो लोग भी आए। लेकिन जो हमारे जो स्थानीय विधायक थे तोरपा के नीरल NM होरो, NE होरो, वहाँ भी सभा में हम लोग जनसंगठन के रूप से सभा रखे थे, काहे कि हो सकता है NHPC में उद्घाटन कर देगा बोल करके बगीचा में सभा किए थे। तो उन लोग का नीरल NM होरो का मैं बात याद करता हूँ, उन्होंने कहा था मुंडारी में कि अगर आप लोग बोल दीजिएगा सबको यहाँ पर उपस्थित कि बनेगा, लेकिन मैं आपका प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं इस कोयल कार्य परियोजना को बनने के लिए कभी भी बिहार विधानसभा में पूछा भी जाएगा मैं नहीं बोलूँगा, और मेरी ओर से तो ये ना है ना। और हम लोग भी चाहते थे ना ही है। और फिर उसके बाद उस समय रामदयाल मुंडा जी उस समय झारखंड पीपुल्स पार्टी में वो लोग थे, जोड़ापाता में। तो उससे पहले उन लोगों ने आंदोलन किया था, भूख हड़ताल में वो लोग बैठे थे NHPC में। तो उसी दिन फिर उनको उधर बैठे थे, फिर उनको मंच के पास लाया गया और हमारे नीरल NM होरो साहब जी उनको जूस पिलाते हैं, फिर वो अनशन को समाप्त करते हैं, रामदयाल मुंडा जी। और फिर उन JMM के विधायक लोग भी थे। तो सबों का कहना था कि किसी भी सूरत में जब बिहार विधानसभा में हमसे पूछा जाएगा तो हम लोग कभी भी ये कोयल कार्य परियोजना को बनाने के लिए हम ही नहीं करेंगे। तो फिर तो 95 की दौर चला गया और उसके बाद से फिर इधर इधर चलता गया, आंदोलन होता रहा। बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री हुए, प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के हुए। 2001 में यही मामले को लेकर के विजिलेंस का कुछ रिपोर्ट रहा होगा, जिससे हम लोग को पता चलता है कि जिलिंग सिरिंग जाते हैं, लोहाजुमी में आप गए हैं तो उधर एक पहाड़ देखते हैं ना, जिलिंग सिरिंग, उधर ही ये लोग, उनका कहना है, प्रशासन का कहना है कि हम लोग नक्सलियों को खोजने के लिए जाते हैं। उस समय तो था नक्सली लोग, अभी तो खैर नहीं है, नहीं के बराबर है। तो उस समय वो लोग गए देरांग में, इनके गाँव में वो पुल है, धनिक गुड़िया के रेजन गुड़िया के घर के सामने जो पुल है, वहीं पर हमारा बैरिकेड लगा हुआ था। तो बैरिकेड लगा हुआ था तो जाने के समय बाएं से गाड़ी पार करके लोग चले जाते हैं। रनिया थाना प्रभारी अक्षय कुमार राम और RN सिंह तबकरा OP प्रभारी,
ये दोनों जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर जिलिंग सरेंग उधर जाते हैं, क्या सर्च करते हैं क्या करते हैं वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। जब लौटने के क्रम में जब वहाँ से आ रहे होते हुए तो 100 गज की दूरी में गाड़ी को पार करके वो लोग हमारा जो बैरिकेड लगा हुआ था, ट्रक भी लेके गए थे, तो हमारे बैरिकेड को लोग तोड़ देते हैं, उठा देते हैं, पकड़ देते हैं और उसके बाद में ट्रक में लोड करके ले जाते हैं। तब वही अमृत गुड़िया, हमारा प्रतिनिधि जो भी है अमृत गुड़िया, वो जंगल की ओर से आ रहा था, तो जंगल की ओर से आ रहा था तो बैरिकेड लगा हुआ था, तो उसको उखाड़ करके ले रहा है। हमारे बैरिकेड का आप लोग क्यों ले? ग्राम सभा के मान्यता भी प्राप्त था उसमें। कोइलकारो जन संगठन ने जनता कर्फ्यू लगाया, अभी तो खैर खत्म हो गया, और जनता कर्फ्यू लगाया हुआ था यहाँ 1995 से। और वो जनता कर्फ्यू लगाया था, इस क्षेत्र में कोई भी सरकारी पदाधिकारी या जिनको हम लोग नहीं पहचानते, हमारे तपकरा से उधर वो लोग पार नहीं हो सकते थे। जगह जगह में हम लोग बैरिकेड लगा दिया, तो उसमें लिख दिया था हमने जनता कर्फ्यू 1995 में, उससे पहले ही। और तब वो देखा, बोला कि अरे भाई आज जनता कर्फ्यू भी लगाया, कोइलकारो जन संगठन का आप बैरिकेड लगाया हुआ है, इसको आप उखाड़ के ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? तो एक्स आर्मी मैन है ना, थोड़ा उसी भाषा में उनका बात था। तो जैसे उनको लगा कि भाई ये तो बहुत बोल रहा है, तो बट के कुंदों से बहुत मारा गया था। वहीं पर सेंसलेस होकर के वो गिर गया बेचारा, है ना, मारो सालों को तो मारा। तब वहीं पर एक लॉरेंटिस गुड़िया डेरांग का, वो भी एक्स आर्मी मैन है, वो बैंक गया हुआ था SBI से, वो भी पेंशन लेने के लिए। तो देखा कि भाई मेरा भाई अमृत को मार रहा है, तो वो भी पहुंचा, क्यों मार रहे इसको? उसको भी मारा, उसको भी फिर वहां पर मार करके दोनों को सुता दिया, और जो हमारा बैरिकेड जो था उसको उठा करके ट्रक में वो लोग तपकरा लेके आए। तब ये घटना घटती है, ये 2 फरवरी 2001 की घटना है, और 1 तारीख को, है ना, 1 तारीख को। तब फिर जब पता चला हम लोग को, मैंने कहा कि पहले नेटवर्क मेरा बहुत अच्छा था, तुरंत एकदम वहीं पर से हम लोग का बात हुआ, नेटवर्क से इधर उधर संपर्क किया गया, तुरंत एकदम फटाफट लोग लगभग 10,000 लोग एकदम तपकरा में जमा हो गए, है ना। 10,000 लोग हम लोग तपकरा में जमा हो गए कि भाई हमारे अमृत गुड़िया जी है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, आपने मारा, इसको सेंसलेस हो गया, बीमारी है, तो इसका खर्च वगैरह सब दीजिए वगैरह वगैरह। तो जैसे उन लोग को बिजनेस काम करता रहा होगा, फिर तुरंत एकदम पूरा कंपनी आ गई है तपकरा में, रात को ही आके भर गया। हम लोग को तो पता ही नहीं, हम लोग तो सुबह गए हैं, सुबह गए, हम भी लोग थे, राजा पुलिस जी लोग थे, तो सब थे वगैरह वगैरह, हम लोग गए। हम लोग 10 बजे से वहाँ 3 बजे तक शांतिपूर्वक थे। हम, मेरे ही नेतृत्व, मैं महासचिव, अभी भी मैं महासचिव कोइलकारो जन संगठन का, उस समय भी मैं ही महासचिव था। तो 5 सूत्री मांग हमने दिया था। पहला था कि बतौर जो डेरांग में स्थापित हमारा बैरिकेड है, उसको ससम्मान आप उसी जगह पे लगा दीजिए। दूसरा हमारा था कि इस क्षेत्र में जो RN सिंह और अक्षय कुमार राम, जो दोनों OP प्रभारी, एक OP प्रभारी है, रनिया थाना प्रभारी है, उनको अब लाइन हाजिर कर दीजिए। तीसरा था कि उनके साथ में जो सशस्त्र बल हैं, जिनके माध्यम से कार्रवाई किया गया है, उनको भी आप सस्पेंड करो। और उसके बाद में और एक था कि इस क्षेत्र में जो हमारे भाषी जानने वाले हैं, उनको आप यहाँ पर प्रतिनियुक्त करो, पदस्थापित करो। 5वां हमारा मांग था कि अमृत गुड़िया को बतौर मुआवजा 50,000 रुपया दिया जाए। भाई इलाज में कितना खर्च होगा हम लोग नहीं जानते हैं, बच्चों 50,000 रुपया मुआवजा। मैं ही ड्राफ्टिंग किया, बनाया, और उसके बाद में हमने वरीय अधीक्षक के नाम से चिट्ठी बना करके दिया। तो उस समय DSP थे, उस समय तो खूंटी जिला अलग नहीं हुआ था, रांची जिला था। एलिफेंट कुजूर हमारे DSP थे, मैं कभी नहीं भूलूंगा। और अनूप सरन स्पेशल डिप्टी मजिस्ट्रेट यहाँ पर स्थापित किए गए थे, अनूप सरन, उसका भी नाम मैं कभी जीवन भर में मर जाऊंगा फिर भी नहीं भूलूंगा इन लोगों का नाम। वैसे लोगों का नाम एकदम यहाँ छप गया है जैसा लगता है। तब फिर 1 तारीख को लोग आए थे, 2 तारीख को हम लोग 10 बजे गए। शांतिपूर्ण रहा हमारा सब चीज़। ज्ञापन बनाया हम लोगों ने, और ज्ञापन बना करके लोगों को दिया। माघ मेला लगता है, उसमें मेला का समय था, यहाँ माघ मेला लगता था, छपुरीपुरी उधर थाना के सामने बैठा हुआ, वहीं पर बना करके हम लोगों ने दिया। उसके बाद में तब फिर एलिफेंट कुजूर साहब बोलते हैं कि विजय जी, मैं तो क्या कहूँगा, लोग सुने बोल करके वो कुर्सी ला दिया, लोग ऐसे ही कुर्सी है, देखिए बाबू बैठा हुआ, ऐसा कुर्सी लाया, उसके ऊपर में टेबल लगा दिया, और टेबल में खड़ा हुआ, बोले पढ़ के सुना दीजिए ना। तो मैं सोचा चलो भाई, पढ़ के सुना देने से कुछ मिल जाएगा, कुछ समस्या का समाधान होगा। पढ़ के सुना दिया 5 मांग। फिर उसको हम लोगों ने दिया, एलिफेंट कुजूर साहब को दिया। अनूप सर अंदर में बैठे हुए थे। OP जैसा है अभी, OP वैसा ही है, टूटल फूटल है तो वैसे ही है। वो मार के वो लोग तोड़ा है, पहले OP बढ़िया था, वो सब फायरिंग का निशानी है। फिर उसको दिया। तब फिर उस बीच में 3 बजे तक हम लोग शांतिपूर्ण रहे। तो DSP साहब को कहते हैं
कि आप बताइए इतने इतने लोग जो हैं, जल्दी कम से कम हमारा जो मांग दिए हैं आपको उसका निर्वहन कर दीजिए। तो कहा मैं एक भी सशस्त्र बल को सस्पेंड करने के लिए मेरे पास सक्षम मैं अधिकृत नहीं हूँ बोला। तो भाई कौन सक्षम है? तो बोला कि ग्रामीण एसपी। तो उस समय पांडे जी हुआ करते थे, कोई पांडे थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, पांडे जी को बोले। अच्छा पांडे जी को तो कौन करेंगे भाई? पांडे जी को करेंगे। तब उसी बीच में हमारे विधायक आए कोचे मुंडा जी, और जो अभी भी विधायक हैं हमारे, वही कोचे मुंडा जी आते हैं, भाजपा के विधायक हैं। तो उनका भी कहना था कि हमारे मांग पत्र को दे, तो उसको वो भी कह रहे हैं कि भाई हम लोग थाने के अंदर भी गए। तो उसके बाद में वो कहे कि भाई क्या होगा? तो विधायक जी कहे कि हमको बात कराइए। बात कराए तो पांडे जी को बोला गया कि आप यहाँ तुरंत आइए बोल करके। विधायक जी बोल रहे हैं तो आ रहे हैं। तो वहाँ से वो चल चुके थे। तो आधे रास्ते में कम से कम हुलुंडू आसपास या नहीं को पार किए थे शायद, कि उससे आगे। तो वहीं पर से ये लोग प्री प्लानिंग किया, अब तो हम लोग आने से तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, मारो साला को लोग को एकदम ये करो, आधे ऑर्डर आ गया। उसके बाद तो वहाँ सामने 2 पोस्ट था, ये भी देखें, सामने 2 पोस्ट था, इधर उधर। वहाँ बैरल पहले से निकाला होता, ढेर सारा फोर्स है। अंधाधुंध फायरिंग किया हम लोग हमारे ऊपर, इतना फायरिंग किया कि 8 लोग तो खैर वो तो कोई हॉस्पिटल में ने, कोई रास्ते में मर गए, किन्हीं को अस्पताल लेके गए ना। और 8 लोग तो मर गए, 35 लोग घायल थे, जिसमें 5 अपंग हैं। एक अपंग व्यक्ति अभी मरा ही लिया सूर्या। तो इतना बर्बाद ये हादसा घटा। रातों रात में ये लोग थाना को उठा करके ले गए, उसी समय से थाना नहीं था। और जब यहाँ से मैं फ़ोन करने के लिए, जब हमारे लोग गिर रहे हैं, फायरिंग हो रही है, 3 बजे गोली चली थी, 3 बजे एक्यूरेट। तब फिर वहाँ पर उस समय तो कुछ भी नहीं था, पीएनटी था। पीएनटी भी फ़ोन करने के लिए भी या तो तोरपा जाना पड़ता है, अगल बगल जाना पड़ता। तो मेरे पास मोटरसाइकिल उस समय भी था, तो अभी तो मैं चेंज किया ही दूसरा है। तो उस समय एक लड़के को मैं बैठा करके, बबलू बोलते हैं उसको, लेकर के मैं तोरपा उधर साइड से जा रहा था कि भाई कम से कम ये सूचना तो देना है, कम से कम एम्बुलेंस तो बुलाना है, हमारे लोग गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, तो कम से कम इसको तो हॉस्पिटल तो कम से कम पहुंचाना है। रास्ते में जा रहे हैं तो देख रहे हैं पूरा एकदम गाड़ी उधर से पूरा एकदम फोर्स आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा किनारे हो गए, साइड हो गए। फिर वहाँ से फिर हो करके पहला फ़ोन मैंने किया था, आपको बता रहा हूँ अभी, वही जनसत्ता के रिपोर्टर वासवी को मैंने पहला फ़ोन किया था, पीएनटी। उस समय तो मेरे पास भी फ़ोन नहीं था, डायरी था यहाँ पर, पॉकेट डायरी, उसमें से निकाला और पहला फ़ोन उनको पीएनटी से मैंने किया। तो बोला विजय जी, अरे मैं क्या क्या सुन रहा हूँ, तो न्यूज़ सब में तो आ रहा है। तो बोला कि कहाँ पर आप है? बोला मैं तोरपा में हूँ। एकदम तोरपा में रहिए, इधर उधर मत घूमिए, रोड में मत रहिए बोल रहे थे। तब तुरंत वहाँ पर फ़ोन किया। तब उन्होंने एसपी को फ़ोन किया, वासवी जी एसपी को फ़ोन किया, डीसी को फ़ोन किया, पूरा फिर लाइनअप किया वहाँ से सारा लोगों को। तब वहाँ से फिर और फोर्स आया। तब फिर वहीं से हमको फिर इधर नहीं आने दिया लोगों। फिर दूसरे समय हम शाम को इधर आए। तो बोला कि एकदम मत होइए, वहाँ थाना में वायरलेस हो रहा है कि भाई फलना ऐसा हो गया, ये करो वो करो। हम तो चिन्हित हो गए ना। उसमें ठंडा का दिन था, फरवरी में ना, ब्लू कोट पहने हुए थे। मैंने उलट करके लाल तरफ बना दिया ना, डबल था उसमें, इधर उधर कहीं भी बन रहा है। साला वो कहाँ है विजय, उसको देखो इधर है, ऐसा करता है वो करता है हमारा साला। इसके बाद में तब मुख्यमंत्री को हम लोगों ने कहा कि बाबूलाल मरांडी थे, तो उन्हें विधानसभा में भी काफ़ी हो हंगामा हुआ। हमारे सवाल महेंद्र सिंह, मैं इनको कभी नहीं भूलूंगा, महेंद्र सिंह ने बहुत अच्छा सवाल हमेशा वो सड़क से सदन तक हमें साथ दिए हैं। और हमारे होर साहब जो तोरपा के विधायक थे उस समय, तब उन्होंने बहुत अच्छा आंदोलन सबको किया। और तब वहाँ उनका कहना था बाबूलाल मरांडी जी का, यदि जनता नहीं चाहती है तो कोई कारो परियोजना नहीं बनेगा, लेकिन घोषणा नहीं हुआ था। तो उसके बाद में फिर सरकारें बदली, फिर अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री हुए। उस समय वो कल्याण मंत्री थे शुरुआत में। बाद में अर्जुन मुंडा जी भी जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने भी कहा था कि यह जनता नहीं चाहती है तो ये कोल कारो परियोजना नहीं बनेगा। लेकिन हमें ये विश्वास है कि जब तक ये घोषणा नहीं होगा, जब तक ये सरकारी गजट में नहीं प्रकाशित होगा, तब तक हम कैसे मान लें कि कोयल कारो परियोजना नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग साल में 2 बार कोयल कारो जन संगठन आंदोलन करता है। एक 5 जुलाई को हम लोग संकल्प सभा बनाते हैं तपकरा में ही, काहे कि आप NHPC तो चला गया इसलिए NHPC नहीं जाते हैं। फिर 2 फरवरी 2001 को से हम लोग शहादत दिवस मनाते हैं हमेशा। और हर बार सरकार को हम लोग 2 बार ज्ञापन देते हैं। एक 5 जुलाई को देते हैं, इस क्षेत्र में CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन रूल वगैरह वगैरह जो 5वीं अनुसूची वगैरह है वो सब मिला करके देते हैं। महाविनाशकारी कोयल कारो परियोजना को देते हैं। घायल लोगों को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, बार बार मांग करते हैं। तो आज तक इतने हम लोग ज्ञापन दिए, कभी हमारे घायल लोगों को मुआवजा भी नहीं है, सरकारी नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
हर बार देते हैं, लेकिन अभी तो हमारी सरकार थी, आशा है, तो भी कुछ नहीं है। हर बार हम लोग यही देते आ रहे, ये हर बार हम लोग लिख के देते साल में 2 बार कि ये कोयल कारो महाविनाशकारी परियोजना जो है, इसको सरकारी गजट में पास कर इसको सदा के लिए रद्द करने की आप घोषणा कीजिए और हमें ये सूचित करिए बोल करके अभी तक नहीं करते हैं। आदिवासी क्षेत्र में ही इस तरह का क्यों? अन्य जगह पर भी तो हैं, अन्य जगह पर आप करिए ना। हमें आप ज़बरदस्ती मॉडल युग की ओर दिखा रहे हैं, हाँ, और उसके बाद में आईटी में हमको लेके जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण लेना, सब चीज़ करना अच्छी बात है, लेकिन हमें जो हम जिस क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं ना, है ना, वो तो आप हमको नहीं करा रहे हैं। और खाली ये चीज़ कर लीजिए, वो चीज़ कर लीजिए, प्रॉपर्टी कार्ड दे देंगे, ऐसा कर देंगे, तो फिर मेरा खतियान कहाँ चला गया? फिर खतियान तो खत्म हो गया। हम प्रॉपर्टी कार्ड को पॉकेट में लेकर पर्स में घूमते रहेंगे क्या? मेरे पास खतियान है ना, उसको तो रहने दीजिए। उसके लिए तो आपके पास में रसीद काटने के लिए फुर्सत नहीं है, बोलिए क्योंकि लाल दागी हो गया, आपका रसीद नहीं कटेगा। और तो प्रॉपर्टी कार्ड में जल्दी कट जाएगा क्या? तो हमको कहीं ना कहीं उस तंत्र को, जो तंत्र को हम अपनाना नहीं चाहते हैं, जिसको आदिवासी समाज उसको नहीं अपनाना चाहता है, आदिवासी समाज अगर उसको अपना लेगा तो वो स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, उसको जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो जो हम चाहते हैं, हमको वैसा व्यवस्था में जीने तो दिया जाए ना, जैसा हमारी परंपरा है, सिस्टम है, व्यवस्था है, उसमें हमको रहने दिया जाए। उसके बावजूद हमको प्रशिक्षण करें, तो जब हम देखेंगे कि इसमें लाभ होगा तो हम आपको स्वयं कहेंगे कि आ भाई, ये इसके लिए हम तैयार हैं। हम तैयार भी नहीं यार, जबरदस्ती अब आप हमको हमारे लिए थोपिएगा तो मेरे लिए तो लगेगा ना कि तो जबरदस्ती किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उसके खिलाफ के नहीं हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था में हमको जीने दिया जाए। अगर हमारी व्यवस्था में जीने नहीं दीजिएगा तो आदिवासी मूल्य का तो ऐसे भी ह्रास हो जाएगा ना। तो वो ह्रास तो हमारा नहीं, तो कल फिर कहिएगा तो आपका संस्कृति नहीं है, परंपरा नहीं, वगैरह नहीं है, आदिवासी, आप आदिवासी नहीं है, आरक्षण खत्म। ये भी हो सकता है। हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि आदिवासियों को खत्म करके आरक्षण को ही समाप्त कर दिया जाए, तो आदिवासी ऐसे भी खत्म हो जाएगा, है ना। हमारी आदिवासी समाज को अगर जमीन सब बेदखल कर दीजिए तो वैसे ही मर जाएगा। वो जमीन ही उसकी पहचान है, जमीन ही उसका अस्तित्व है, और खतियान ही उसका परंपरा है। अब उसी से दूर कर दीजिएगा तो ऐसे ही मर जाएगा। वही हो सकता है हम हमारे लिए तब तो यहाँ पर अन्य प्रकार की योजनाएं चला जाए। यहाँ कल कारखाना बनेगा, मित्तल जिंदल को लेके आइए, यहाँ पर डैम बनेगा, छोटा डैम बनेगा, बड़ा डैम बनेगा, आदिवासी को भी स्थापित कर दीजिए। तो आदिवासी एक एकदम पूरी तरह से कहना चाहिए कि वो अपने आप में जीने वाला व्यक्ति है। अब उसको अगर जबरदस्ती थोप दीजिएगा तो उसका जीवन शैली इसी में नष्ट हो जाएगा। और जहाँ कहीं भी आप देखते हैं कि अगर कहीं पर से कोई विस्थापित हुआ है तो वो जंगलों की ओर जाता है, शहर की ओर नहीं जाते हैं। मैं बहुधा देखा हूँ, इस दरमियान में बहुत सारे जगहों पर गया हूँ, विस्थापित जगहों पर घूमने का अवसर मिला है। हमारे लोग जंगल में चले जाते हैं, हमारे लोग ऐसे जगह में चले जाएंगे जहाँ पर कि उनको रहने से उनका संस्कृति परंपरा ह्रास हो जाएगा, और वैसे भी वो अपने आप को बेगाना समझेंगे, आदिवासी समुदाय का नहीं। तो ऐसे जगहों पर रखा हो सकता है कहीं पर ऐसा करने का बात हो, क्योंकि ये तो हिंदू साम्राज्य बनाने की बात अगर हो रही है तो कहीं ऐसा इसका प्रतीक तो नहीं है, ऐसा लगता है। अगर आदिवासी खत्म हो जाएंगे तो फिर तो हम लोग अल्पसंख्यक हैं, ऐसे भी तो फिर तो हम लोग खत्म ही हो जाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि अपनी संस्कृति को चाहे जो भी हाल हो हमारा, उसको बचा कर रखना चाहिए, और तो ही हम आदिवासी बचेंगे। नहीं तो हमें धर्म के नाम पर, अन्य समुदाय संप्रदाय के नाम पर हमें लड़ा दिया जाएगा। भाई भाई में हम लोग लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, तो फिर जो उद्देश्य उनका है वो तो उद्देश्य उनका पूर्ति हो जाएगा। कोयलकारो होकर के या पढ़ा होकर के जो समाज को अभी हम लोग सशक्त कैसे बनाना होगा, इसके ऊपर अभी हम लोग का फोकस है कि समाज को हम लोग कैसे सशक्त बनाएं, और इससे मिलकर के हम लोग कैसे समाज को अग्रसरित करें, कैसे हमारे क्षेत्र के युवा रोजगार में जाएं, और कैसे हम लोग हमारे इस क्षेत्र का विकास करें। और सबसे बड़ा मुद्दा अभी हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि 5वीं अनुसूची जो हमारा 9 राज्य था, अभी तो आंध्र प्रदेश और कट गया तो 10 हो गया। 10 राज्य में हमारे जो उस अन्य राज्यों में जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है लागू है, तो हमारे क्षेत्र में लागू क्यों नहीं हो रहा है? आप हमको कुछ मत दीजिए ना, लेकिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में वो नियम कानून जो हमारा 5वीं अनुसूची को तो लागू कर दिए। 6ठी अनुसूचित क्षेत्र जो पूर्वोत्तर राज्य में, वहाँ सब चीज़ अपने से वो लोग करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं?
तो यही अभी हम लोग का ये सशक्त करने का बात हो रहा है। अपना अपने क्षेत्र में है, अपना समाज को लेकर के काम कर रहा है हम लोग। कोयल कार्य जन संगठन ये संयुक्त तत्वाधान में हम लोग ये काम सबको कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जब ग्राम सभा का बात करता, अबुआ दिसुम अबुआ राइज, मेरे यानी मेरा घर है, मैं तो हमारा राज होना चाहिए। लेकिन कहाँ, हम लोग बार बार आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और यही आंदोलन अभी प्रभावी है। और कोयल कार्य तो जब तक खत्म नहीं होगा, हम लोग मर जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसा भी हो जाए, कोयल कार्य बनने के लिए तो 1 इंच जमीन हम लोग नहीं देंगे। क्योंकि शहादत दी है तो जमीन देने का तो बात ही नहीं है। उनकी लहू के द्वारा, उनकी प्रेरणा हमको मिलता है। 2 फरवरी 2001 को जब शहादत दिवस मनाते हैं तो उनका लहू हमको प्रेरणा देता है कि किसी भी सूरत में कोयल कार्य परियोजना को बनने नहीं देना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो यही हम लोग का संकल्प है और हर बार हर समय हम लोग यही काम को करते हैं। और अभी जो है कि हम अबुआ दिसुम अबुआ राज में हम लोग अभी लगे हुए हैं। अब कब मिलेगा ये तो बात की बात है। कोयल कार्य और पारंपरिक ग्राम स्वशासन व्यवस्था मुढ़ू और कोयल कार्य मिला करके हम लोगों ने एक संगठन एक नया और खड़ा किया है, झारखंड उलगुलान संघ। उसके खजांची हम हैं, ट्रेजरर हम ही हैं। तो हाल में झारखंड सरकार ने सर्वे करने का जो बेड़ा उठाया था, केंद्र सरकार की योजना है कि हमारा कच्चा मकान है वगैरह, मकान का हम सर्वे करेंगे और उसके बाद में फिर आपको उसका पट्टा देंगे या फिर रेंट वगैरह बांधेंगे बोल करके। तो हम लोगों ने उसका विरोध किया, भारी विरोध किया था और 15 मार्च को हम लोग खुट्टी में जमा हुए थे, वहाँ पर खुट्टी में जमा हुए थे। और वहीं पर से हम लोगों ने हुंकार भरा कि ये जो हमारा जल जंगल झाड़ वगैरह है, पढ़ाई लिखाई शासन व्यवस्था, इसको तो आप दुरुस्त कर इसको कीजिए और वो जो पुरानी व्यवस्था उसको ख़त्म कीजिए। और भूमि बैंक में जो डाले गए हैं उसको निरस्त कर दीजिए और 5वीं अनुसूची क्षेत्र को इधर कर अच्छी तरह से लागू कीजिए। CAT को देखिए, SPT को देखिए, विल्किंसन रूल को देखिए, हमारी जो पौराणिक स्वशासन परंपरा व्यवस्था है उसको दीजिए। ये बोल करके हम लोगों एक बड़ा आंदोलन किया था। इस क्षेत्र से काफ़ी लोग हम लोग गए थे, कम से कम 50,000 लोग जैसे हम लोग कुट्टी में जमा हुए थे, कुंज जिला में, वहाँ जो आम बगीचा है वहाँ जमा हुए थे। और तब वहाँ पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया था DC को कि भाई हमारी जो ये आप सर्वे करने का बात कर रहे हैं, इस सर्वे को निरस्त करिए। तब कहते हैं कि नहीं, आपको अलग से एक तो हम लोग इसमें प्रॉपर्टी कार्ड देंगे ना, छोटा सा कार्ड। दुनिया भर का तो कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, पैन कार्ड है वगैरह है, ड्राइविंग लाइसेंस वो भी कार्ड है, क्या क्या आयुष्मान कार्ड है, दुनिया भर का। एक और प्रॉपर्टी कार्ड देंगे, बोला इतने बड़ा का। तो हम लोगों ने विरोध किया। भाई अगर आप जमीन का सर्वे करना चाहते हैं तो जो पहले जो सर्वे हो गया है क्या उसको निरस्त करिए? नहीं, वो भी रहेगा, हमारी खतियान भी रहेगा। जब खतियान रहेगा तो हमारी ज़मीन का अगर मूल अगर प्रपत्र देखा जाए तो हमारा खतियान है, हम रसीद लगान कटाते हैं। तो कहीं नहीं वो रहेगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी कार्ड जो है ना, इसको देख रहे हैं ना, इसको सर्वे करके हाँ चिन्हित करेंगे, मार्किंग करेंगे, फिर यहाँ पर रेंट तोलेंगे। तो हम लोगों ने बाद में उसको भारत सरकार का जो गाइडलाइन था उसको निकाला, तो उसमें देख रहे हैं कि सर्वे करके ये जो पक्के मकान जो है इंदिरा आवास वगैरह वगैरह, वो तो हमने दे ही दिया है, खाता नंबर प्लॉट नंबर, तो उसका रेंट तो बंधेगा ही बंधेगा। जो हमारा कच्चा मकान है उसको भी ये लोग सर्वे करके, ड्रोन सर्वे होगा, ड्रोन से सर्वे करके उसके बाद में इसका रेट बांधेंगे। और वो ड्रोन इतना पावरफुल था, हम लोग को बाद में पता चला। हम लोग 2-3 बार हम लोग खुटी अनुमंडल पदाधिकारी को, DDC को भी, और इन सब हम लोगों ने वार्ता किया। तो ड्रोन इतना प्रभावशाली होगा, ऊपर उड़ेगा, 5 किलोमीटर दायरे का वो पूरा पिक्चर को कवर करेगा। ऊपर 5 किलोमीटर पूरा राउंड 5 किलोमीटर के दायरे में। तब हम लोग को पता चला, तो फिर बोले कि ये तो कैसे होगा, अगर आप ड्रोन उड़ा दीजिएगा तो आप मेरे गांव में मत आइए, लेकिन हर गांव तो यहाँ 3-3, 4-4 किलोमीटर में है ना, तो आप तो हमारा पूरा पिक्चर ले लीजिएगा। कर्रा में से शुरू किया, हम लोग तोड़ पाए, हम लोग एकदम आंदोलन किए, बंद कर दिए। तो फिर उन्हीं का वही कहना था कि आप जहाँ रह रहे हैं उसके एवज में आपको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा और उसमें आप मतलब कर आपको हम लोग बांधेंगे और आपको पैसा देना होगा। आज तक हम लोग, इसका कच्चा मकान मेरा है, इसका आज तक हम लोग पैसा नहीं देते हैं। तो फिर तो इसके ऊपर भी टैक्स बन जाता ना, वो भारी विरोध हुआ। तो इस पर भी हम लोग पहल कर रहे हैं और हम लोग का यही कहना है कि हमारी जो पौराणिक परंपरा स्वशासन व्यवस्था है, पढ़ा सिस्टम व्यवस्था है, आप उसको हमें दे दो 13 जिला में। आज सामान्य जिला जो 11 जिला है उसमें आप करिए ना, जो पंचायती व्यवस्था करिए। तो यही हम लोगों का भी मांग चल रहा है और इसी को लेकर के हम लोग जितने पढ़ा हैं,
पढ़ाओं को संगठित कर रहे हैं और जगह जगह पर बैठक कर रहे हैं। हमारे, मैं तो नहीं जा पाया था, यह पकड़ा में एक बैठक होती है 22 पाड़ा की, हमारे लोग गए थे और इस बात को रखा गया है। और इस बात को रखने के बाद जो हमारे इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, उन विधायकों के पास हम लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि विधानसभा में या टीएसी में इस बात को आप रखिए और तब सरकार को आप लोग निर्देश दीजिए कि ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए, उनका पौराणिक व्यवस्था जो उसको ख़त्म करिए और उनको लागू करके दीजिए बोल करके। यही हम लोग का अभी वर्तमान में ये हम लोग इस मुद्दाओं पर काम कर रहे हैं कि ग्राम सभा इधर में तो है, लेकिन ग्राम सभा कहीं कहीं पर ग्राम सभा अवेयरनेस नहीं है। तो ये जागरूकता का कार्यक्रम फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जो हमारे पास जो नियम कानून है आदिवासियों को लेकर के, बहुत आदिवासी समुदाय में लोगों को जानकारी नहीं है। तो वैसे ऐसे जगहों पर उन युवक युवतियों को हम लोग विशेषकर प्रशिक्षित करते हैं और हर ग्राम सभा में जाते हैं। जैसे इधर हम लोग कोचांग भी गए हैं ना, कोचांग उधर एकदम अड़की का अंतिम बॉर्डर क्षेत्र में, उधर भी हम लोग मीटिंग करते हैं। तो वहाँ पर युवा लोग हो या फिर बुजुर्ग लोग हों, है ना, उनको हम लोग अवेयरनेस करने का काम करते हैं। आज जो हमको CNT एक्ट मिला, बिरसा अगर आंदोलन नहीं करते तो CNT एक्ट मिलता। सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका माझी, गाया मुंडा अगर ये लोग आंदोलन नहीं करते तो SPT एक्ट मिलता। गाया मतलब माकी, देवमणि, फूलो, झानो, ये लोग बिरसा के सहयोगी थे। आज अगर हैं तो तब बोलते हैं कि वीरांगना थी हमारी, है ना, ये महिलाएं भी, माताएं भी। तो आज उन्हीं लोगों का जो पदचिन्ह में हमारे पुरखे लोग जो चले, हमारे बुजुर्ग लोग जो चले, उन्हीं के रास्ते पर अग्रसर होने के लिए हम लोग लोगों को प्रेरित करते हैं, लोगों को बताते हैं। मानना और नहीं मानना तो खैर अलग बात है, लेकिन हमारा जो दायित्व है हम लोग अपना कार्य हम लोग कर रहे हैं। और ये आशा है कि आज न कल हम लोग मुख्यधारा में जरूर होंगे। तब हो सकता है जो राजनीतिक क्षेत्र अगर हो तो ऐसे ऐसे अच्छे लोग अगर निकल के आएंगे तो हो सकता है हमारे लोग अगर आएंगे तो शायद उनके माध्यम से हमारा कुछ भला हो सकता है। ऐसा हम लोग का विचार है। समय समय में ऐसे युवा हैं जो मैट्रिक से ऊपर हैं, मैट्रिक कर लिए हैं और जो पढ़ाई छोड़ दी है, गांव घर में हैं, उनके लिए हम लोग समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। झारखंड उलगुरान संघ और कोयलकारों के माध्यम से एक वर्कशॉप हम लोगों ने बच्चों को प्रति हम लोगों ने कर लिया। और 8 महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी हम लोग का अच्छा खासा फोकस है। 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस भी मनाएं। और बच्चियां जितने हमारे मैट्रिक से ऊपर कर गए हैं, उन लोगों के लिए हम लोग समय समय पर वर्कशॉप कर रहे हैं। इन विषय वस्तुओं को CNT एक्ट की जानकारी दे रहे हैं, SPT एक्ट की जानकारी दे रहे हैं, पेशा कानून क्या है उसके बारे में, हमारी परंपरा क्या है, हमारा पढ़ा सिस्टम क्या है, हमारी पौराणिक व्यवस्था क्या है, हम कहाँ से आए हैं, किस क्षेत्र से हम आए हैं, हमारी परंपरा क्या है, इसके बारे में लोगों को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये आगे कल हमारे जाने के बाद हो सकता है अगर वो तैयार होंगे तो कल वो कोई ना कोई तो लीड तो करेगा। इसलिए उन बच्चों को हम लोग प्रशिक्षण दे करके उनको उस स्तर पर तैयार करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये संगठन होकर के, कोयलकारो जन संगठन और झारखंड उलगुलान संघ और पढ़ा संघ होकर के। तो युवा वर्ग जो उधर जा रहे हैं उसमें हमें लगता है कि वैसे युवा लोग भी हमारे जो भटक जाते हैं, मुख्य धारा से भटक के चले जाते हैं। जबकि मुख्य धारा में कुछ ऐसे हमारे आदिवासी लोग भी समुदाय में भी हैं जो कि एकदम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, काम धंधा नहीं करेंगे, वैसे ही हमको मुफ्त में सब चीज़ मिल जाए। तो वैसे लोग उधर कुछ लोग चले गए हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन आज न कल वो मुख्य धारा में लौट के आ जाएंगे ना। यानी कि हमारी ओर से इस तरह का कोई बात नहीं है। गांव घर से अगर चले भी गए तो हम लोग उनको मनाते हैं, बुझाते हैं, सब चीज़ कहते हैं मुख्य धारा में आपको शामिल होना है। चूँकि हम उसी भारत देश के निवासी हैं जिस देश में हम रहते हैं, तो हमको तो उसका कानून तो मानना पड़ेगा, उसकी मान्यता को, परंपरा को तो मानना पड़ेगा। प्रशासन है, कानून है, उस व्यवस्था में तो हमको जीना पड़ेगा ही। तो अगर हमारे साथ में अगर हमारे पौराणिक व्यवस्था को लागू कर दिया, उसमें भी तो शासन चलेगा। तो उसमें भी तो हमारे राजा लोग होंगे, पढ़ा लोग होंगे, सिस्टम होगा, हमारा व्यवस्था होगा। तो उधर तो हम लोग ना ही के बराबर कहते हैं। लेकिन कुछ लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं तो उनको तो क्या कहना, समय के साथ वो हमारे बीच होंगे, वो ज़रूर आएंगे। और यही आशा करते हैं कि यार बहुतों लोग मुख्य धारा में जुड़ करके भी आ रहे हैं, हमारी ओर से वैसा कोई नहीं है। नशा ही आदिवासी समाज को ख़त्म कर दे रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक प्लानिंग बनाया है। मेरे गांव की बात करेंगे, जहाँ पर है ना, यहाँ पर नशापान प्रतिबंध है। हम लोग बाहर में वहाँ बेचता था, लेकिन अभी कुछ दिन से यहाँ पर हड़िया नहीं मिलेगा। ये भाई इधर ही से आता है। हम लोगों ने गांव में ग्राम सभा करके हम लोग बंद कर दिया है ना। लोग कहते हैं कि हमारी परंपरा है ना। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो दोड़म सोड़म करते हैं,
पुरखे लोग भी करते थे, हम लोग भी करते हैं, पाहन के वगैरह हम पाहन के माध्यम से दोड़म सोड़म होता है। लेकिन पहले वो दोना में बना करके देते थे ना, पूड़ू बोलते हैं, वो पूड़ू में था और उसको हम लोग चोडोर करके ऐसे करके झुका के देते थे ना। और अभी तो हम लोग लेके जाते हैं घड़ा में और थोड़ा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इधर डकार लेते हैं। वो तो मेरा परंपरा नहीं ना है। तो फिर अगर परंपरा होता तो हमारी माताएं, हमारी बहनें रोड में क्यों दुकान लगा करके बैठती? वो अपने आप को बोलते हैं आप हमें भी ले लो ना। ये सब अच्छा नहीं लगता है हमारे लिए। हम लोगों ने इसको पहल किया है कि सरकार से हम लोगों ने मांग भी किया है कि सरकार से वैसे जो हड़िया दारू बेचते हैं उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद उनको रोजगार से जोड़ा जाए। अगर अगर किन्हीं को भी हमारे गांव में भी बेचते हैं तो उन लोग का कहना था कि हम लोग इसको बेच करके पैसे अर्जन करते हैं, इससे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको ये सुझाव दिया, सलाह दिया कि अगर आपको रोजगार से जोड़ दिया जाए, क्या आप इसको छोड़ेंगे? बोले हैं कि ठीक है, हम लोग छोड़ देंगे। तो उनको हम लोग रोजगार मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग बहुत जल्द सरकार को भी चिट्ठी लिखने वाले हैं। प्रधान के माध्यम से इस पर बात भी उठाए हम लोग संगठन होकर के, तो सरकार भी इसको पहल की है। तो प्रधान संस्था होकर के यहाँ पर हर गांव में इस क्षेत्र में सर्वे कराया गया था कि जो लोग उस तरह के हड़ियार दारू बेचते हैं उनको रोजगार से जोड़ना है। उनको 10-10 हज़ार रुपया सरकार दी थी उन एसएचजी ग्रुप के माध्यम से, उन व्यक्तियों को ये रोजगार कर लो बोल करके। अब वही लोग नहीं करेंगे तो फिर क्या कर सकता है सरकार? ये भी, लेकिन हम लोग उनके लिए योजना तो बनाए हैं कि वैसे जैसे बहुत सारे क्षेत्र में है उनको हम लोग जोड़ेंगे, जैसे मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, बांस का चीज़ वगैरह बनाना, ऐसे ऐसे हम लोग भविष्य में प्लानिंग किए कि उनको उनसे प्रशिक्षित करके उनको जोड़ दिया जाएगा और उससे अगर वो पैसा अर्जन करते हैं तो शायद ये पेशा जो करते हैं उसको छोड़ देंगे। क्योंकि हमारी जो परंपरा है उसको हम नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन जो व्यवसाय हम बना लिए हैं वो व्यवसाय को ख़त्म करना है। व्यवसाय करने का और भी तरीका है। हमारी परंपरा अगर हम उसको सरना में चोडोर सोडोर नहीं करेंगे, उसको दोड़म सोड़म नहीं करेंगे तो हमारा सिरमा सिंह बोंगा कैसे प्रसन्न होगा ना? वो तो हमारी परंपरा है ना। और शादी ब्याह पर्व त्यौहार में तो हम लेते ही, उसमें तो प्रतिबंध नहीं ना है। और हम जो दुकान लगा करके घर में बेच रहे हैं वो तो अच्छा नहीं है। यही तो आदिवासी समाज को लेके जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा योजना को बनाया है। परंपरा से लोग हट के दूर चले जा रहे हैं। जो मॉडर्न युग है हम लोग उसको अपना रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो खैर आईटी का ज़माना है, अच्छी बात है, वो तो टेक्नोलॉजी अपना काम करेगा। लेकिन उसको जब आने के बाद ना हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, बचपन से मैं देख रहा हूँ, बचपन से जब हम लोग जवान हुए उस समय ऐसा कुछ नहीं था। कॉलेज भी ख़त्म किया उस समय हम लोग कुछ नहीं था। अभी हमारे बच्चे जो अभी नए जनरेशन के आ रहे हैं ना, देख लीजिएगा, मोबाइल पकड़े ना दिन भर मोबाइल में रहते हैं। वो परंपरा को जानेगा? हाँ, हमारों का एक कहावत है, सेनगी सुसुन काजीगी दुरंग बोलते थे ना। चलना ही हमारा गाना था और बोलना ही मेरा नाचना था ना। और चप्पल बजाते थे इसे करके, वो ख़त्म हो गया। अभी तो स्मार्टफोन लगा दीजिए, एकदम चल रहा है सब चीज़ दिन भर। गाना अभी के बच्चे लोग भूल गए हैं। संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, वाद्य यंत्र लोग भूल गए हैं। तो हम तो हमारा संस्कृति से तो हम लोग कट ऑफ होते जा रहे हैं ना। वेस्टर्न कल्चर को अपना लिए हैं। गाने बोलने से भी कहीं पर कोई 2 शब्द बच्चा लोग गा नहीं सकता है। कहीं पर अपनी संस्कृति में भाई कुछ कहानी बता दीजिए, बोलने से बच्चा बता नहीं पाएगा। तो हमारे लिए तो फ़ायदा तो नहीं हुआ, हमारे लिए तो घाटा है। हम लोग तो सोचते हैं कि जैसे मेरा मानना है, वो पुराने ही व्यवस्था ठीक था, ये नया व्यवस्था मेरे लिए ठीक नहीं है। जैसे अभी ये कैमरा लगाए हैं ना, ये भी तो नए तकनीकी युग का पहल है। ठीक है, इसमें हम अपनी बातों को संजो रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी जो लिखने का कला वो ख़त्म हो गया ना। सब चीज़ तो अब मशीन में हो गया। सब चीज़ तो स्टोरेज कर ले रहे हैं, मोबाइल में स्टोरेज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हमने उस समय को बचत के लिए कर लिया, लेकिन जो चीज़ हमारा परंपरा था उस परंपरा से ये कल्चर आने के बाद हम दूर होते चले जा रहे हैं, जो कि ये अच्छा संकेत मेरे लिए नहीं है। कल की समय में अगर हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगा तो हम आदिवासी कैसे कहलाएंगे? तो ये तो प्रश्न चिन्ह होगा ना। भाषा से दूर होते जा रहे हैं, परंपरा हमारी खत्म होती जा रही है। नाचना है तो डीजे लेके आते हैं, रात भर नाचते हैं। गाना वाद्य यंत्र खत्म हो जा रहा है, तो हमको कोई आदिवासी की कैटेगरी में रखेगा? कल तो ये मेरे लिए भी एक सवाल है ना।
तो इसको बचाने के लिए मेरा विचार है, और वही लेकर के अभी हम लोगों को संगठित कर रहे हैं कि वो हमारा संस्कृति बरकरार रहना चाहिए। जहाँ हमें आवश्यकता है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ हमारी आवश्यकता है इसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन परंपरा के रूप में हमारा वो पौराणिक व्यवस्था है वो लागू होना चाहिए। तभी हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा परंपरा बचेगा, हमारा धरोहर बचेगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि हम आदिवासी हैं, तब हम बोल सकते हैं हम मुंडा हैं, इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं। खाली आदिवासी बोलने से तो आदिकाल के निवासी, लेकिन हमारा परंपरा तो खत्म हो गया, तो कैसे निवासी? तो वो चीज़ ना हो, इसलिए हम लोग का सकारात्मक पहल तो है। भविष्य में क्या होगा वो अन्य बात है करने के लिए, इस पर हम लोग पहल कर रहे हैं। नहीं, पहल तो एक है कि जैसे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर रोजगार सृजन नहीं है, रोजगार नहीं मिल पाता है झारखंड में। ये ठीक है, रोजगार नहीं मिल पाता है। झारखंड जैसा समृद्ध राज्य तो खैर कोई है नहीं। अगर सही से अगर इसको अब तक जितने भी सत्तासीन लोग रहे हैं सब आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, खाली रघुवर दास को छोड़ करके, लेकिन कभी किसी ने कोई भी आदिवासी समाज के लोग मुख्यमंत्री हुए, कभी आदिवासी समाज के लिए लोग कभी सोचे नहीं, कभी चिंतनशील रहे नहीं। तो हमें लगता है कि अगर ये सारा संसाधन अगर उनको यही दे दिया जाए झारखंड में, तो हमारे बच्चे बच्चे, हमारे बेटे बेटियाँ, हमारे भाई बहन क्यों पलायन करेंगे? रोजगार नहीं इसलिए नहीं है। शिक्षा का स्तर अभी ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन शिक्षा का स्तर होने के बावजूद भी लोग दाई का काम करने के लिए जाते हैं, आया का काम करने के लिए जाती हैं, सिलाई सेंटर के लिए बेंगलोर तक चली जाती हैं, केरल तक चली जा रही है, मजदूरी करने के लिए गुजरात चली जा रही है। तो अगर यहीं पर अगर उनको अगर संसाधन उपलब्ध करा दिया जाए तो हमें लगता है कि वो पलायन नहीं करेंगे। पलायन भी तो एक कारण है, रोजगार, पेट, जिससे हमारा 2 जून का रोटी चल सके। तो अगर उनको यहीं पर संसाधन उपलब्ध करा दिया जाए, रोजगार सृजित कर दिया जाए, रोजगार मुहैया करा दिया जाए, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि सबों को नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन रोजगार तो सबों को दिया जा सकता है। चाहे खेती किसानी के स्तर पर हो, चाहे सोशल वर्कर का स्तर पर हो, या महिला मंडल के माध्यम से कुछ हो, चाहे कोई ऐसे योगदान योजनाएं हो सरकार की ओर से, चाहे वो भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, अगर उन महिलाओं को, बच्चों को जो पलायन कर रहे हैं उनको अगर रोजगार दे दिया जाए तो वहाँ नहीं जाएंगे। वो लोग भी जानते हैं कि हम दूसरे राज्यों में जाएंगे तो हमारा शोषण होगा, आज शोषित हो रहे हैं, लेकिन तो भी विवश है जाने के लिए। अगर यहाँ पर उनको संसाधन उपलब्ध करा दिया जाए तो बाहर वो नहीं जाएंगे, तो हो सकता है पलायन हमारा रुकेगा। पलायन रुकेगा तो हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, सरकार को मांग कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो पलायन हो रहा है, इसलिए तो हम लोग भी भंगु हो जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय को तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा रहे, बढ़िया से काम करें, है ना, जो हमारे पास जो संसाधन है उसमें खुश रहे, लेकिन लोग रोजी रोजगार पेशा की ओर भाग रहे ना, पलायन हो रहा है, वो ना हो। एक प्रमुख कारण ये भी है। आज जो हम बाहरी लोगों का समावेश हो रहा है, जो हम पलायन करके जा रहे हैं, चाहे हमारे बेटी बहनें हैं यहाँ मजदूरी काम करने के लिए जाते हैं, वो ना हो। अगर यहीं पर उनको अगर संसाधन उपलब्ध करा दिया जाए तो बाहर वो रोजगार के लिए नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं वो यहाँ पर हम पूरा कर सकते हैं अपने भाई बहनों के लिए, हम अपनी आदिवासी समाज के लिए, चाहे हमारा मुंडा समाज हो, चाहे आदिवासी समाज का अन्य समाज हो, उन सबों के लिए हम लोग कुछ कार्य कर सकते हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। बचपन से लेकर अगर देखते हैं तो वो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, चाहे बिहार में कहें चाहे वह केंद्र में कहें, उस समय हमें इतना डर नहीं था अन्य चीज़ों को करने के लिए, कुछ तो स्वतंत्रता थी। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से हमारे मन और हृदय में डर का समावेश हो गया है। चूँकि ये लोग हर बात में सिर्फ ईसाइयों को टारगेट कर, मतलब अल्पसंख्यक, ईसाई नहीं, अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं। तो अल्पसंख्यक तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, कम हैं, और बहुसंख्यक ज़्यादा लोग हैं। तो इसलिए ये हमेशा डर बना रहता है कि हम किस मुल्क में जी रहे हैं जब मेरी स्वतंत्रता नहीं है। खुल करके हम क्या खाना है, क्या पीना है, हमारे किचन में भी जा कर के आप झांक करके देखते हैं कि क्या पक रहा है तो फिर आपको जाना है। धर्म भी आप मेरे बगैर आदेश के नहीं बदल सकते हैं। 2017 का कानून ये कहता है कि भाई अगर आप धर्मांतरण किसी को करा रहे हैं, जो व्यक्ति धर्म को परिवर्तन करना चाहता है तो डीसी का परमिशन लेना पड़ेगा, डिप्टी कलेक्टर उसको परमिशन देंगे तब आप कर सकते हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हम लोग वो स्वतंत्रता जो थी, वो स्वतंत्रता को हम लोग खो दिए। राजा महाराजा लोग जो थे उससे हमारे पुरखे लोग लड़े,
ना अपना क्षेत्र को इधर आबाद किया। मदरा मुंडा का कहानी आपने सुना, मदरा मुंडा बहुत सच किया ना, हमारे ये मुंडाओं का क्षेत्र है ना, उराव लोग साथ में आए, है ना। बाज ठोपा अभी भी पढ़ा सिस्टम इधर बहुत तगड़ा है। अब जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, गुड़िया पढ़ा है। अब गुड़िया पढ़ा के राजा हमारे राजा भी अभी हमारे यहाँ हाबिल गुड़िया कालेट वाले हैं। तो लगता है कि हमारी स्वतंत्रता ना एकदम खोता जा रहा है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। लोगों ने 2017 में धर्मांतरण बिल को पास किया, और धर्मांतरण बिल को पास करने के बाद में वो पूरी तरह से वो लोग हावी हो गए। बीजेपी का तो एजेंडा ही आरएसएस के माध्यम से बीजेपी संचालित होती है, सर्वविदित है, सब कोई जानते हैं। तो धर्मांतरण के मामले में जहाँ कहीं भी ये होता था, अभी उनका यही स्थिति है। हमारी सरकार है, लेकिन हमारी सरकार भी ये 2017 जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उस समय का बिल को अभी निरस्त किया जाना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे माननीय हेमंत सोरेन को, उन्होंने ऐसा नहीं किया है, जबकि वो करना चाहिए। तो पूरी तरह से हमें भी लगता है कि वही सरकार उसके पिछला गु चल रहा है। और फिर यहाँ पर भूमि अधिग्रहण बिल 2013 वो भी था, वो जो उसको भी संशोधन करके बीजेपी की सरकार ने इसको संशोधित किया। जितने भी गैर मजरूआ आम खास वगैरह, पहाड़ ताड़, झरना, नदी नाला, सबको तो उन्होंने भूमि बैंक में डाल दिया। और लोगों को बुला करके कहते हैं रघुवर दास की सरकार की, भाई आप आइए हमारे यहाँ, हमारे पास दुनिया भर का ज़मीन है, आप उद्योग लगा लीजिए। और ज़मीन तो उनकी है नहीं, लेकिन वैसे लोग वैसे ज़मीन को समावेश करके उन लोग बनाया। तो ये सारी चीज़ों को जो भूमि बैंक रघुवर दास ने बनाया, उसको भी तो हमारी सरकार जो अभी वर्तमान की सरकार है उसको निरस्त करना चाहिए ना। भूमि अधिग्रहण बिल पर है ना, वन्य पट्टा को देख करके बात हो रही है, तो जो 2006 के कानून 2006-7 में, उसको भी नहीं करती है। तो लोगों का मन, हमारी सरकार होने के बाद में भी लोगों का मन जो है ये उब चुका है। अब आने वाला 2024 में क्या होगा ये तो लाजमी है, कहने की बात है, वो क्या होगा नहीं जान पाते हैं। लेकिन जो आशा और अपेक्षा होकर के जो झारखंड हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जैसे धर्मांतरण बिल, धर्म का आस्था तो मन और हृदय से आता है ना। भारत एक निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हम बोलते हैं, लेकिन तो अगर धर्म को ही अगर हमको प्रतिबंधित कर दिया जाए, धर्म से ही हमको जोड़ करके देखा जाए, तो फिर वो संविधान क्यों है उसका स्थापना। संविधान में हमको मौलिक अधिकार दिया, हमारे मौलिक अधिकार का, हमें लगता है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। धर्म तो एक आस्था का वास है, धर्म लोग हर आधे घंटे में, हर 5 मिनट में बदल सकते हैं। तो भी धर्मांतरण बिल ला करके बहुतों को, हमारे फादर लोग को, चाहे अन्य लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को, प्रचारक लोग हैं जो धर्म, उनको जेल में डाल दिया गया है ना। तो जो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम ये वर्तमान सरकार जो हमारी अपनी सरकार है हम कहते हैं, कम से कम इस पर तो उसको मनन चिंतन करने की आवश्यकता। झारखंड बनने के बाद में जो हमें फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा हमें मिला नहीं अब तक। इसीलिए तो जैसे कि मैंने अभी कहा, अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारी शासन व्यवस्था आप हमें दे दो, कैसे विकास करना है हम आपको करके देंगे। जैसे शुरू में तो 18 जिला मिला 2001 में, बाद में ना बढ़ा करके अभी 24 जिला कर दिया, 6 और नए जिले बना दिए गए। तो हमारी ये कहना है कि 13 जो अनुसूचित क्षेत्र, जो चिन्हित जिले हैं हमारे, 13 जिले अभी जो हैं अनुसूचित, अभी एक मिला करके 14 हो गया। तो उन क्षेत्रों में जो पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत, यह तीसरी बार टर्म चुनाव हुआ ना, दूसरा तीसरे बार हो रहा है, तो आप हमको हमारे क्षेत्र में, हमको अपनी व्यवस्था में हमको जीने तो दीजिए, और हमें आप संसाधन उपलब्ध करा दीजिए कि भाई कैसे विकास करना, क्या करना है, हम अपना करेंगे। अगर नहीं होता है तो बात की बात है। तो यही आंदोलन को लेकर के हम लोग आगे अभी बढ़ रहे हैं, और जो फायदा हमें होना चाहिए वो हो नहीं। जैसे ही झारखंड बनने के बाद बाहरी लोगों का समावेश बहुत ज़्यादा हो गया, और जो हमें संसाधन मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ भी हमें नहीं मिल पा रहा है। टीएससी बना झारखंड बनने के बाद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, 28 विधायक मेरे हैं, लेकिन वो टीएससी में भी हमारे विधायक लोग कोई बात नहीं करते हैं। उनको नीति तय करना चाहिए, वहाँ नीति तय करके सरकार को लोग इंगित करते हैं। ठीक है, बीजेपी का सरकार उतनी दिन रही, अभी मेरी सरकार है, कोalition गवर्नमेंट चल रहा है। उससे पहले बीजेपी के साथ में हेमंत सोरेन जी 13 महीना का सरकार चला चुके हैं, अभी तो फुल फ्लेज्ड है। जब तक 2024 का चुनाव नहीं होगा तब तक उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अभी तो हमारे लिए वो काम करना चाहिए। घोषणाओं की सरकार को कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे।
और हर बार ये सरकार होने के बावजूद भी हम लोगों ने बिहार विधानसभा में उनके कक्ष जो हुआ करता है विधानसभा में, वहाँ भी जाकर के हम लोगों ने उनको व्यक्तिगत तौर पर 2-2 बार ज्ञापन दिया है और उनके रेसिडेंस में भी जाकर के ज्ञापन दिया है। जब पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे उसमें 13 महीना के सरकार में उस समय, तो कम से कम इनको तो पहल करना चाहिए। अरे घायलों को कम से कम मुआवजा दे देना चाहिए था, नौकरी दे देना चाहिए था अन्य लोगों के लिए, अरे ये रद्द करने की घोषणा होनी चाहिए थी। लेकिन इस क्षेत्र में धरातल में कुछ होता नहीं है और जो भी है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हमारा कार्यशैली चल रहा है, तो वो तो हमारा मांग नहीं था। और झारखंड बनने के लिए, झारखंड जब हम लोगों ने मांगा था तो झारखंड मांगा था तो हमारे अपने क्षेत्र के लोग होंगे और अपने क्षेत्र का विकास होगा, इसलिए हमने मांगा था। बाहरी लोगों का समावेश हो गया, पंचायती राज व्यवस्था हमारे ऊपर जबकि इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए था वो थोप दिया गया। वो बिहार के समय अलग था, लेकिन झारखंड बनने के बाद में तो हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को स्थापित किया जाना चाहिए, उस पर लागू किया जाना चाहिए। तो ये भी हम लोग सरकार से मांग नहीं करते हैं। तो सरकार के द्वारा तो शायद हमें लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा है।